हेलो एवरीवन, चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। आज जिस पर्टिकुलर टॉपिक पे अपन बात करने वाले हैं वो है इंटीग्रेशन। और अब तक अपन जो बात कर चुके हैं उसका एक ब्रीफ ओवरव्यू जल्दी से दे देता हूं। अप टिल नाउ वी हैव सीन कि व्हाट इज डिफरेंशिएशन, क्यों करते हैं डिफरेंशिएशन, क्या मिलता है डिफरेंशिएशन से, द मेन थिंग विच वी ऑब्टेन फ्रॉम द डिफरेंशिएशन, उससे क्या सबसे सबसे जरूरी चीज जो उससे मतलब जो हमें मिलती है, दैट इज द स्लोप ऑफ अ टेंजेंट। ठीक है, आप अगर जो आपका लेक्चर सेट चल रहा है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में, उसके अंदर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आई हैव टेकन दिस चैप्टर अंडर मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। रीजन क्या है उसका मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में लेने का? बिकॉज दिस इज द चैप्टर जहां पे यू विल बी एबल टू डायरेक्टली कनेक्ट जो आपने अभी पढ़ा। मैंने आपको बोला वी हैव स्टार्टेड विद द टॉपिक कॉल्ड एज कैलकुलस। व्हाट इज कैलकुलस? कैलकुलस का मतलब होता है इफ देयर इज अ फंक्शन बिटवीन y एंड x, ठीक है, रिलेशन है, तो किस तरह से x के चेंज होने से किस रेट से y चेंज होता है। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x व्हेन दे आर कोरिलेटेड बाय अ फंक्शन, दैट इज व्हाट कैलकुलस इज। उसमें दो टॉपिक हैं, कौन कौन से? डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। तो डिफरेंशिएशन का पार्ट अब तक लिया है आपने, इक्का दुक्का बातें डिफरेंशिएशन में बची हुई है, जैसे मैंने आपको बोला लॉगरिथमिक फंक्शन अभी भी बचा हुआ है, और डिफरेंशियल ऑपरेटर या किसी भी फंक्शन का अगर डिफरेंशिएशन करते हैं फॉर एनी वेरिएबल, हाउ टू राइट द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर इट, वो जो आपका पार्ट है वो मैं एंड में उठाऊंगा मिसलेनियस के नाम पे। ठीक है, डोंट वरी, आई विल नॉट फॉरगेट। ओके, तो थोड़ा पहले एक जो आपका क्या लेक्चर सीक्वेंस है, ठीक है, 3 लेक्चर अब तक इस चैप्टर में है। फर्स्ट लेक्चर वाज फॉर द पर्पस ऑफ जो आपका जनरल फिजिक्स है उसके बारे में अपने ने मतलब किस पर्टिकुलर पॉइंट पे हम क्या बोलते स्टार्ट किया, हमने काइनेमेटिक्स से स्टार्ट किया, हमने मोशन इन स्ट्रेट लाइन, उसका एक क्या बोलते बेसिक ओवरव्यू दिया आपको। देन जो आपका मैथमेटिकल टूल वाला पार्ट है वी गॉट इनटू दैट, एंड मैथमेटिकल टूल मैं क्यों स्ट्रेट लाइन में ले रहा हूँ उसका बहुत जल्द आपको जो रेलेवेंस है, जैसे ही हम वो चैप्टर शुरू करेंगे देखिए पूरा मैथ्स खत्म करना है अपने। The purpose of taking this particular session, ये सारे लेक्चर्स बनाने का पर्पज ये है कि जितना आपका 2 साल में अब तक आपने मैथ जो मतलब जितनी आपको मैथ्स की जरूरत है, जितनी आइडेंटिटीज चाहिए, जितनी बातें आपको पता होनी चाहिए, वो सारा यहाँ पे डिस्कस हो जाए। दैट इज व्हाट द पर्पज ऑफ टेकिंग दिस सेशन इज। ठीक, ताकि अपन को ये ना लगे कि भाई कोई भी छोटी छोटी बातों को ढूंढने के लिए अपने को क्या बोलते गूगल पे सर्च करना पड़ रहा है, या बुक्स खोलनी पड़ रही है, या अलग अलग वीडियोस देखने पड़ रहे हैं। दैट्स पॉइंटलेस। ठीक, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए लेट्स स्टार्ट। ठीक है, शुरू करते हैं। और जो अपना होमवर्क क्वेश्चन है पहले डिफरेंशिएशन वाले, इससे पहले वाले लेक्चर में जो 2-2.5 लेक्चर में डिफरेंशिएशन या 2 लेक्चर में चला है, एक लेक्चर जो आपका डिफरेंशिएशन का था, आई थिंक 3 है, ठीक है, उसमें जो एक लेक्चर आई थिंक जो स्टार्टिंग पॉइंट है दैट इज फॉर व्हाट इज डिफरेंशिएशन एंड हाउ इट इज कोरिलेटेड विद अ स्पेसिफिक पॉइंट कॉल्ड एज जो आप मतलब एवरेज स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड, उसके साथ कैसे कोरिलेट करते हैं वो थोड़ा बहुत मैंने लास्ट में उसमें समझाया था। एंड मैंने मतलब आपको बोला भी उस लेक्चर में कि वो जो लेक्चर का पर्पस है वो सिर्फ मतलब अगर कोई इंसान वो लेक्चर नहीं भी देख के डिफरेंशिएशन की आइडेंटिटीज और रूल्स में डायरेक्ट एंटर करता है, देन ऑल्सो एवरीथिंग विल मेक सेंस टू यू। बट द ओनली थिंग इज कि जब आप किसी चीज के रीजन को समझ लेते हो, उस क्रक्स को समझ लेते हो, तो ये केमिस्ट्री या बायो नहीं है जहां पे क्वेश्चन टू द पॉइंट डायरेक्ट मिलता है, मेजोरिटी। ठीक है, यहां मेजोरिटी क्वेश्चन ट्विस्ट होंगे। ठीक है, कुछ ट्विस्ट होगा उनमें, कुछ हिडन होगा उनमें, एक लैंग्वेज होगी जो आपको समझनी है, फिगर ड्रॉ करना है। ठीक है, आइसोलेट करना है कि क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्या नहीं, क्या निकालना है वो भी सोचना है। ठीक, अब इतनी सारी चीजें अगर कोई एनालाइज कर रहा है तो वाइल दैट अगर टूल्स के लिए ही परेशान है अपने तो इट्स पॉइंटलेस। ठीक, तो हर छोटी छोटी बात पे फोकस करेंगे। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, जो आपका होमवर्क क्वेश्चन है उसको ले लेते हैं। ठीक, तो सबसे पहले होमवर्क क्वेश्चन उठा रहा हूं। 2 क्वेश्चन दिए थे मैंने, इसके पहले वाले वीडियोस आप देखेंगे तो उसमें आपको दिखेगा। द फर्स्ट क्वेश्चन आई एम टेकिंग इज, ठीक है, जो पहला सवाल है वो मैं ले रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन वाज देयर वाज अ स्पीयर, ऐसा एक स्पीयर था। ठीक है, इस स्पीयर का जो रेडियस है लेट्स से अभी इनिशियली कुछ r है, मतलब दैट रेडियस विल चेंज। व्हाई? बिकॉज वी हैड टेकन ऐसे कुछ हीट सोर्स लिए थे अपन ने कि यहां पे एक हीट सोर्स है, ठीक है, यहां पे एक हीट सोर्स है, फिर यहाँ पे ऐसे करके कुछ अपने ने यूनिफॉर्मली इस स्पीयर को अपने क्या कर रहे हैं, हर डायरेक्शन से हीट कर रहे हैं, ऐसे चिंगारी। वाह, तो इस तरीके से अपने यहाँ पर ये अपने पास हीट सोर्स है। ठीक है, बहुत बढ़िया, ये हीट सोर्स है, और ऐसे करके यूनिफॉर्मली अपने क्या कर रहे हैं, स्पीयर को हीट कर रहे हैं। अब इसको हीट करने से यूनिफॉर्मली हर डायरेक्शन से अगर हीट करेंगे तो क्या होगा? तो मैंने बोला कि भाई जो उससे पहले सवाल लिया था कि यूनिफॉर्मली हर डायरेक्शन में क्या हो रहा है, ऐसे ये इसका साइज बढ़ रहा है। जैसे ये मान लिया थोड़ी देर के बाद यहाँ पहुंच, तो ऑब्वियसली बात है जो रेडियस होगा वो बढ़ गया होगा ऐसे। ठीक है, फिर थोड़ी देर के बाद और यहाँ पहुंच गया, यानी द रेडियस इज चेंजिंग बिकॉज वी आर सप्लाइंग द हीट, और जो मटेरियल था वो ब्रास था। ठीक है, फिर आपसे मैंने ये पूछा कि इसका
रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया बताइए। द लैंग्वेज वाज दैट। अब मैं फिर से क्वेश्चन को फ्रेम कर रहा हूं ताकि फिर थोड़ा बहुत सोचें व्हाट इज द क्वेश्चन, क्या पूछ रहा है और क्या निकालना है ना। सी इंपॉर्टेंट है कि जो निकालना है वो पता चलना चाहिए ना पहले कि हाँ, मतलब तभी आप उस रास्ते पे जा पाएंगे ना कि ये सारी चीजें चाहिए, इफ यू नो कि ये निकालना है, तो वो सबसे क्रिटिकल चीज है। तो इसमें ये पूछा था, सवाल क्या था मैं लिख रहा हूं, इधर देखिएगा। द क्वेश्चन वाज फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू, ये WRT का मतलब क्या है, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, ये उस जो आपका वहां हमने डिस्कस करते टाइम जब एप्लीकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन लिया था तो क्या था, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अब अपन को चाहिए रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो सबसे पहले, और हाँ मतलब एक और बात थी इसमें कि R इक्वल टू R नॉट पे चाहिए, व्हेन द रेडियस हैज बिकम R इक्वल टू R नॉट एंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस इज dr/dt मीटर पर सेकेंड। ठीक, अभी लिख दिया मैंने, समझ। dr/dt का मतलब क्या है कि मैंने आपको बोला डेल्टा और d, डेल्टा स्टैंड्स फॉर व्हाट, चेंज। ठीक है, जो डेल्टा है आपका, रुकना जस्ट अ सेकेंड, I'll add some page so that explain कर पाऊं। हाँ देखिए मैंने दो सिंबल के बारे में अपन डिस्कस कर रहे हैं, एक है डेल्टा और एक है डी। ठीक है, डेल्टा किसके लिए है, ये भी चेंज के लिए, डी भी किसके लिए, चेंज। जैसे मैं यहां पे डेल्टा वाई लिख दूं, इसका मतलब चेंज इन वाई, एंड डी वाई लिख दूं तो भी चेंज इन वाई है। ठीक है, बट डेल्टा किसके लिए, व्हाट इज द डेल्टा, जब 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 दो वाई अलग हों and you can find the change between them, then you call it as delta y। और जब दो y के बीच का सेपरेशन बहुत ही मार्जिनल हो, जो हम निकाल नहीं सकते, जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे बोलता हूं, लेट्स से आपने किसी को कान के नीचे रख के दिया, थप्पड़ मारा। ठीक है, अब जब थप्पड़ मारोगे तो आपके हाथ और सामने वाले के गाल के बीच में जो कांटेक्ट टाइम होगा, जब पड़ेगा ये थप्पड़, तो हाथ और गाल के बीच में जो कांटेक्ट टाइम होगा, क्या वो हम मेजर कर सकते हैं, या हम बोलेंगे बहुत शॉर्ट टाइम था। जस्ट थिंक अबाउट दिस। मैं कोशिश कर रहा हूं ये समझाने की कि जब कोई इंटरवल या टाइम dt बहुत छोटा हो जाता है, when it becomes very small, ठीक है, in that case we represent it by dy, and when the change is very big, बहुत बड़ा चेंज है, दो y अलग है, सब्ट्रैक्ट हो सकता है, तो ऐसे निकालते हैं। ठीक है, अब जैसे मैंने थप्पड़ वाला एग्जांपल बोला, तो आप किसी को थप्पड़ मारेंगे तो क्या गाल ऐसे हाथ पे रख के थोड़ी देर वेट करेंगे क्या कि अच्छा घड़ी में इतना टाइम हुआ, नहीं, रख के दिया, इंस्टेंटेनियसली हाथ हट गया, बंदा गिरा पड़ा है। ठीक है, अगर कमजोर है तो अब वो जो इंस्टेंटेनियसली जो उसने मतलब उतने छोटे टाइम के लिए, ठीक है, फॉर दैट जो आपका बहुत ही छोटा इंटरवल ऑफ टाइम के लिए जो इंटरेक्शन हुआ है गाल और हाथ के बीच में, वो इतना छोटा है कि उसको मेजर नहीं करने बैठेंगे। जैसे मान लीजिए कोई फास्ट बॉलर है, उसने बॉल डाली और बैट्समैन ने बैट से हिट किया, तो अपन ये थोड़ी देखने बैठते हैं कि बॉल और बैट के बीच में कितना टाइम, मतलब कितना टाइम इंटरेक्शन हुआ। फुटबॉल को किक करते हैं तो ये थोड़ी देखते हैं, वो आपका इंटरेस्ट है फुटबॉल कहां गई, किस डायरेक्शन में भेजना है, ये थोड़ी इंटरेस्ट है कि वो फुटबॉल और पैर के बीच में किक मारते टाइम कितना टाइम इंटरवल था। तो व्हेन द इंटरवल इज नॉट इजिली मेजरेबल बिकॉज यू डोंट हैव टू इंस्टेंसेस, दो समय, अगर मान लीजिए एक टाइम है 2 सेकंड और एक टाइम है 6 सेकंड, तो मैं अगर पूछूं कि टाइम इंटरवल क्या होगा, मतलब शुरुआती समय क्या है, शुरुआत समय कौन सा लिया है, t इक्वल टू 2 सेकंड, और थोड़ी देर के बाद टाइम जो हो गया वो हो गया t इक्वल टू 6 सेकंड। तो मुझे बताओ इंटरवल कितने सेकंड का होगा, तो इंटरवल कितने सेकंड का होगा भाई, सिंपल है, 4 सेकंड का इंटरवल है, कैसे निकाल पाए, सब्ट्रैक्शन। तो ये है डेल्टा, क्वांटिटी टाइम है, तो y रिप्रेजेंट्स अ वेरिएबल, इट कैन बी एनी क्वांटिटी, फोर्स, प्रेशर, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये जो आपका स्मॉल क्वांटिटी है dy, ठीक है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, चेंज इन y, ये भी चेंज इन y, वो भी चेंज इन y है, बस उसका रिप्रेजेंटेशन क्या है वो समझ लो। तो जब हम चेंज के बारे में बात कर रहे हैं तो dr/dt का मतलब क्या है, ये जो क्वांटिटी है dr/dt, इसका मतलब क्या है, तो dr का मतलब, r का मतलब क्या है, रेडियस, और dr का मतलब क्या हुआ, चेंज इन रेडियस। नीचे क्या लिखा है, dt। अब ये जो dt है ये क्या है, व्हाट इज दिस dt, तो ये है टाइम इंटरवल, छोटा सा dr/dt। ठीक है, क्योंकि बहुत जो रेडियस है वो धीरे धीरे ऐसे फंक्शन वाइज चेंज हो रहा है, तो सारी, अब सोचो घड़ी में जो टाइम बीत रहा होगा वो तो सारे टाइम होंगे ना, 0 से 1 सेकंड के बीच में भी बहुत सारे माइक्रो सेकंड, मिली सेकंड, बहुत कुछ नहीं होगा। तो किसी कंटिन्यूअस कर्म, किसी कंटिन्यूअस चीज के अंदर जब आप देख रहे हैं टाइम को, तो वो छोटा सा इंटरवल dt लिया। तो dr/dt का मतलब क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी dr/dt फर्स्ट डिफरेंशियल ऑफ रेडियस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये सारी बातें क्यों बोल रहा हूं, बिकॉज अपने लिए नई है,
अभी अपने, ये क्या 10th में सुना है ये सब? नहीं। तो जब आप 11th में ये बेस क्रिएट कर रहे हैं तो गेट एक्वेंटेड विद दीज टर्म्स, अदरवाइज इट विल मेक अ वेरी, मतलब जो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगी वो ये कि जब कोई क्वेश्चन का लैंग्वेज देगा पेपर में या कहीं पे भी बुक में, जब सवाल आएगा तो सबसे बड़ी समस्या यही होगी कि वो उस लैंग्वेज को इंटरप्रेट कैसे करें। ठीक है, इसलिए इतना क्रिटिकल डिस्कशन है। नहीं तो सिर्फ सॉल्व करना होता तो इट विल, मतलब शो ऑफ करने के लिए सॉल्व करना है तो 20 सेकंड में जल्दी सॉल्व करके धर देता हूं, 20 भी ज्यादा बोल दिया। ठीक है, वो पर्पस नहीं है। तो यहां r इक्वल टू आर नॉट जब हो चुका है, यानी रेडियस चेंज हो रहा है, टाइम के साथ चेंज हो रहा है, और जब वो रेडियस r इक्वल टू आर नॉट हो चुका है, व्हेन द रेडियस हैज बिकम आर नॉट, तब अपन को चाहिए क्या? dv बाई dt। अच्छा, मैंने ये कैसे बोला dv बाई dt? क्वेश्चन पढ़, क्या बोला? रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यानी अगर मैं उसको मैथमेटिकली लिखूंगा तो व्हाट विल बी दैट क्वांटिटी? इधर देखना ध्यान से, व्हाट विल बी दैट क्वांटिटी? तो वो होगा dv बाई dt। यस और नो? dv बाई dt। तो dv बाई dt का मतलब क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अच्छा, तो पहले डिफरेंशिएट करने के लिए मेन फंक्शन तो ला, तो मेन फंक्शन बोल वॉल्यूम का। स्पीयर का वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब, ये फंक्शन है। अब इसको डिफरेंशिएट करना है, बट कैन यू सी द प्रॉब्लम कि जब अपने LHS RHS दोनों जगह पे d बाई dt का ऑपरेटर लगाएंगे, यानी डिफरेंशियल ऑपरेटर अटैच करेंगे उसके साथ, तो फंक्शन हो जाएगा डिफरेंशिएट, एंड वी नो द आइडेंटिटी हाउ टू डू इट। बट सबसे पहले ये सोच, चाहिए dv बाई dt, यानी टाइम डिपेंडेंट डिफरेंशियल करना है। किसका? वॉल्यूम का, टाइम के रिस्पेक्ट में। लेकिन वॉल्यूम फंक्शन किसका है? ये दिख रहा है, ये तो रेडियस का है। हाँ, मे बी देयर इज अ पॉसिबिलिटी रेडियस डिपेंड्स ऑन टाइम, बट वो फंक्शन थोड़ी दिया है, वो दिया थोड़ी है अपने को कि उसकी चिंता करने बैठे। वो इस क्वेश्चन का नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा, दैट विल बिकम द नेक्स्ट स्टेप फॉर दिस क्वेश्चन। मेक सेंस और नॉट? ठीक, तो वो उसके लिए पेशेंस रखिए। मैंने बोला ना, सीढ़ी चढ़नी है, अगर कोई लंबी छलांग, मतलब क्या बोलते हैं, अगर कोई लॉन्ग जंप मतलब देखा हो या कभी खेला हो, तो लॉन्ग जंप में बंदा वहीं खड़े होकर नहीं कूद जाता है। ठीक है, कि लॉन्ग जंप सिर्फ जंप ही है, नहीं, वो पहले पीछे से भाग के नहीं आता है। वो लॉन्ग जंप जहां से स्टार्ट होता है वो एरिया, वो पीछे से भाग के आता है। तो वो भाग के क्या गेन कर रहा है? मोमेंटम। क्या गेन कर रहा है भाई? मोमेंटम। डोंट वरी, ये शब्द सुना है नो, ठीक है, ये पहली बार नहीं है। तो व्हाट इज मोमेंटम? मास इनटू वेलोसिटी। डोंट वरी, पढ़ेंगे ये सब, चैप्टर आएगा तब भी पढ़ेंगे, बट अभी शुरुआत है तो कुछ तो ऐसे टर्म्स बोलने पड़ेंगे ना जो फिजिक्स से कनेक्ट कर सकें। मतलब उसके अलावा पढ़ना ये सब क्या करेंगे पढ़ के जान के? ठीक है, कोई डायरेक्ट तो पूछने वाला है नहीं मैथ्स को। चलिए नीट में, तो dv बाई dt इज d बाई dt ऑफ 4/3 पाई आर क्यूब। तो सबसे पहला सवाल ये कि ये जो पर्टिकुलर फंक्शन दिख रहा है, जो डिमांड कर रहा है, वो है तो टाइम के रिस्पेक्ट में। तो मेरा सवाल ये है कि भाई ये चेन रूल है या स्पेशल केस ऑफ चेन रूल है? बोले स्पेशल केस ऑफ चेन रूल या चेन रूल है? सिंपल, तो स्पेशल केस ऑफ चेन रूल। यस, बहुत बढ़िया, ठीक है, शाबाशी दें अपने आप को। तो d बाई dt ऑफ, अच्छा, अब कांस्टेंट रूल में अपन ने पढ़ा था कि कांस्टेंट तो भाई साहब बाहर निकल आता है, तो खुशी खुशी हमारा कांस्टेंट बाहर ले आते हैं। एंड व्हाट इज द कांस्टेंट? तो 4π/3 इज आवर कांस्टेंट, उसको अपन ने बाहर निकाल लिया। ठीक, इसमें कोई डाउट हो तो कमेंट में लिखिएगा। ठीक, नहीं तो ऊपर 3 लेक्चर हैं डिफरेंशिएशन के, ताक डालो। तो 4/3 बाहर आ गया। अब अंदर क्या बचा? d बाई dt ऑफ आर क्यूब, ये बचा। अच्छा, अब अगर d बाई dt ऑफ आर क्यूब बचा, ठीक है, d बाई dt ऑफ आर क्यूब बचा, थोड़ा रफ सेक्शन पे भी जा रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने क्या बोला था कि वो जो पावर है, आप इसको इस तरह से इमेजिन करो। लेट्स इमेजिन दिस, कि यहां पर ब्रैकेट ऑफ r रेज टू पावर 3 इस तरह से लिखा हुआ है, यानी ब्रैकेट के अंदर r है और उसके ऊपर पावर 3 है, क्यूब है। अब इस पॉइंट पे ये सोच कि मुझे थोड़ी पता है ब्रैकेट के अंदर कौन सी क्वांटिटी है। डू वी नो दिस? स्पेशल केस में ऐसे थोड़ी सोचते हैं। तो मैं वो पावर रूल जो लगाते थे वही लगाता हूं, और मैं यही प्रिज्यूम करके चलूंगा कि जो ब्रैकेट है उसके अंदर क्वांटिटी कौन सी है, विच क्वांटिटी इज इनसाइड दैट ब्रैकेट इज t, टाइम। ठीक, चलो इसको डिफरेंशिएट करते हैं। लेट्स डिफरेंशिएट दिस, फिगर की जरूरत नहीं है, सॉल्यूशन की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, तो अगर अपने इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 4/3 पाई तो साथ चल रहा है, कांस्टेंट है, और 3 नीचे उतर आएगा। x रेज टू पावर n याद करना, n इंटू x टू द पावर n माइनस 1। तो n नीचे उतर आया, एक पावर नीचे उतर आई, और ब्रैकेट में जो था नहीं पता, एक पावर कम कर देते हैं। थोड़ा उधर लिख के कम करते हैं, एक ही सेकंड ज्यादा उधर आ गया, 3 माइनस 1। ठीक, अच्छा, अंदर है क्या? r। अब जब मतलब जब आप चेन रूल लगाते हैं तो फंक्शन बाय फंक्शन सॉल्व होता है भाई, एक के बाद एक दूसरा आएगा। तो आप ब्रैकेट के अंदर गए, तो ब्रैकेट के अंदर गए तो क्या मिला? t मिला कि r मिला? r मिला। तो चेन रूल में उसका भी पार्ट लेना पड़ेगा।
अच्छा, और डिफरेंशिएट हो किसके रिस्पेक्ट में रहा है, आर या टी, तो टी, तो एक ऑपरेटर साथ में और मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, जिसको अपन क्या बोलेंगे, डी आर बाय डी टी। तो व्हाट विल बी द फाइनल आंसर, लिख रहे हैं 4/3, ये 3 काट लेते हैं, इतना भी क्या माहौल बनाना, तो 3 और 3 काट लिया, यहां क्या बचा 4 पाई आर रेस टू पावर 3 - 1 मतलब 2, और साथ में लिखा डी आर बाय डी टी। अब इस सवाल में जो आर की वैल्यू है वो तो आर नॉट है, बस वो लिख दे, अपना सवाल हो गया। क्योंकि क्वेश्चन ने वैसे भी डी आर बाई डी टी, ये जो हरे कलर में आपको यहां पे दिख रहा है लिखा हुआ, ठीक है, ये जो हरे कलर में दिख रहा है यहां पे ये वाला, ठीक है, ये तो गिवन है कि डी आर बाई डी टी क्वांटिटी इज गिवन, यानी यहीं पे अपना सॉल्यूशन खत्म हो गया। अब अगर क्वेश्चन मान लो, जस्ट थिंक अबाउट दिस, थोड़ा सा एक्स्ट्रा सोचते हैं, अभी इस क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें, मैं मतलब इसी सवाल को और मुश्किल बनाना चाहूं तो मैं स्पीयर की जगह पे सिलेंडर ले आऊंगा और सिलेंडर के वॉल्यूम के साथ डील करवाऊंगा, सरफेस एरिया के साथ डील करवाऊंगा, वहां पे एक वेरिएबल नहीं दो होंगे, हाइट भी होता है, रेडियस भी होता है, जस्ट थिंक द डिफिकल्टी विल इंक्रीज। बट जब मैं यही एक्स्ट्रा समझा रहा हूं सो दैट योर ब्रेन कैन कॉम्प्रीहेंड दिस पॉइंट कि ये किससे कनेक्टेड है, और जब स्ट्रेट लाइन में ये सोचेंगे तो किस तरह से सोच पाएंगे, मेन फोकस वो है। डिफिकल्टी शो करना होता तो मैं अभी कूद जाऊं ऐसी चीजें दिखाना जिसमें डाला दूं, बट व्हाट इज द पॉइंट ऑफ टेकिंग दोस थिंग्स, नीट निकालना है ना, मेंस निकालना है कि नहीं, तो अगर ये चीजें निकालनी है तो कहीं ना कहीं दिमाग में सोचना नहीं पड़ेगा इस तरीके से, ठीक है। तो अब मान लो अगर सवाल ने डी आर बाई डी टी की वैल्यू 2 मीटर पर सेकेंड दिया होता, ठीक है, कि 2 मीटर प्रति सेकेंड, यानी हर 1 सेकेंड में 2 मीटर रेडियस चेंज होता है जब हीटिंग कर रहे हैं, तो टाइम 1 सेकेंड के बाद कितना बढ़ गया रेडियस, 2 मीटर, दैट इज व्हाट कैलकुलस इज, रेट ऑफ चेंज। फिर अगले सेकंड में फिर 2 मीटर बढ़ गया। अगर वो सवाल में ऐसा गिवन होता तो मैं इसी के बाजू में जो अभी हमने सॉल्व किया है उसको मैं दोबारा लिख रहा हूं, 4 पाई, लेट्स से रेडियस वही आर नॉट स्क्वायर है, तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी आर बाई डी टी विच इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन इज 2। तो अपना फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 8 पाई आर नॉट स्क्वायर। क्या हो जाएगा, 8 पाई आर नॉट स्क्वायर। भाई साहब अजीब सी खांसी, ओहो, चलिए, तो 8 पाई आर नॉट स्क्वायर। अब इसमें अगर सवाल आर नॉट की वैल्यू भी दे देता तो खुशी खुशी वो भी पुट कर देते, हाँ या ना, ठीक, दिल पे हाथ रख के बोल हाँ या ना, बहुत बड़ी। तो आर नॉट की जगह मान लो अगर वो रेडियस इसी सवाल में, जैसे आर नॉट मैंने कांस्टेंट मतलब एक कांस्टेंट की तरह डील किया है, जैसे अगर मान लीजिए 2 मीटर होता तो मैं 2 मीटर उठा के नहीं पुट कर देता यहां पे, तो सवाल फिर देख, 8 पाई आर नॉट की जगह पे लिख 2 का स्क्वायर, फाइनल आंसर कितना आएगा भाई, 4 8 32 पाई, बहुत है बढ़िया, 32 पाई। अच्छा अब सवाल ये है सर 32 पाई इसकी कुछ यूनिट तो होगी ना, नहीं, अगर आप ये गेस कर पा रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, मिसलेनियस में डेफिनेटली विल बी टेकिंग द यूनिट्स ऑफ डिफरेंशिएशन एंड, मतलब यूनिट्स कह लीजिए या डायमेंशन कह लीजिए, एक ही बात है, वो लेंगे, सिर्फ एक केस में नहीं, कहां, सप्लीमेंट्री यूनिट्स में। प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल में ऐसा नहीं होता क्योंकि उनकी यूनिट्स और डायमेंशन अलग होते हैं, दे हैव यूनिट बट दे डोंट हैव डायमेंशन, जस्ट अ फैक्ट। ओके चलिए, तो ये जो 32 पाई लिखा या जो उससे पहले अपन ने लिखा था जो आंसर आया, मुझे बता उसकी यूनिट क्या लिखेंगे। अभी फोकस यूनिट पे, बाकी सब सॉल्व हो चुका है इसलिए मैंने छोटा कर दिया, अब फोकस खाली यूनिट पे, उसी को मैं सबसे बड़ा करके लिखूंगा। चलिए यूनिट लिखते हैं, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक यूनिट लिख रहा हूं, मुझे बता, आपको वो डी आर बाई डी टी दिख रहा है, ये वाला, ये डी आर बाई डी टी, ये जो दिख रहा है मीटर पर सेकेंड, एक बार इसके हिसाब से सोच, व्हाट विल द यूनिट व्हाट वी हैव कैलकुलेटेड, हमने क्या निकाला है, मैं उसको एनसर्कल कर रहा हूं, वी हैव कैलकुलेटेड डीवी बाई डी टी एंड व्हाट इज द आंसर, ये वाला, और अगर उससे ज्यादा बेटर, अगर थोड़ा और ज्यादा सेंस बने तो 32 पाई, नहीं वही तो निकाला, मतलब मैं कैसे स्टेप बाय स्टेप लेके गया वहां तक वो समझना। तो 32 पाई, बोल यूनिट क्या होगी, 32 पाई के बाद क्या लिखूं, तो जैसे रेडियस था, ये वाला क्वांटिटी था, तो डी आर बाई डी टी मतलब व्हाट इज रेडियस, चेंज इन रेडियस, मीटर में होगा, और नीचे क्या लिखा, टाइम, तो बन गया मीटर पर सेकेंड। अब यहां पे क्या निकाला, ये वाली क्वांटिटी में क्या निकाला, वॉल्यूम, डीवी बाई डी टी, बोल वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है, ऐसा ही मीटर क्यूब, और नीचे टाइम, तो मैं खुशी खुशी इसकी यूनिट लिखूंगा मीटर क्यूब पर सेकेंड, राइट इट एज मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो मेरा आंसर, अगर मैं इस वाले आंसर के हिसाब से कर रहा हूं तो मैं बोलूंगा रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्पीयर इज 32 पाई मीटर क्यूब पर सेकेंड। मैं बोला मीटर क्यूब पर सेकेंड, यानी हर 1 सेकेंड में 32 पाई मीटर क्यूब वॉल्यूम बढ़ जाएगा, किसका, स्पीयर का, इफ इट इज बीइंग हीटेड, मेक सेंस और नॉट। चलिए
आगे बढ़ते हैं विद दिस एग्जांपल, जो सॉरी नॉट एग्जांपल, होमवर्क। क्या है, होमवर्क छुप गया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अच्छा ये तो एक्सप्लेनेशन वाला था, नेक्स्ट सवाल ले रहे हैं भाई। व्हाट वाज द नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट सवाल क्या है होमवर्क का, देखना। तो नेक्स्ट सवाल ये था कि लेट्स से y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 27x, ये फंक्शन था। और मैंने इस सवाल में जो पूछा था मैं वो भी लिख देता हूं बाजू में ही। फाइंड द, जरूरी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच y इज मैक्सिमम और मिनिमम। अपने को थोड़ी पता है, जब पढ़ा था तो यही बोला ना कि हमें पहले से थोड़ी पता है भाई, ठीक। क्या हमें पहले से मालूम है? नहीं कि y मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, बिल्कुल नहीं पता। तो अपन यहां क्या कर रहे हैं, फंक्शन दिया है उसका मैक्सिमम मिनिमम निकालना है क्या, लेकिन y की मैक्सिमम मिनिमम पूछ रहा है या x पूछ रहा है जिसके करेस्पॉन्डिंग y मैक्सिमम मिनिमम। जरूरी है इसको क्रिटिकल सोच। क्या होता है जब डिफरेंशिएशन का मान लो, मतलब एकदम ही नसीब खराब हुआ और नीट वाले ने एनटीए ने मैक्सिमा ही निकल, मतलब एक तरीके से लैंग्वेज तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन की यूज की। मैं दिखाता हूं कैसे यही सवाल को मैं x की जगह पे t लिख देता और y की जगह पे मैं s लिख देता, यानी डिस्टेंस या पोजीशन। और कैसे मैं यही सवाल फिर से दोबारा उस मोशन इन स्ट्रेट लाइन की लैंग्वेज में पूछ सकता हूं। अभी नहीं पूछ रहा हूं, बट आप कनेक्ट करना जब ये आएगा तो, ठीक है। जब वो चैप्टर स्टार्ट करेंगे, मतलब क्रिटिकली विल स्टार्ट दैट चैप्टर, तब। अभी तो हम उसका टूल यूज उसमें, ठीक है, पढ़ रहे हैं ताकि ग्राफ एंड एवरीथिंग कैन बी डन। चलिए, तो y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 27x, अपने को चाहिए x जिस पे y मैक्सिमम हो या मिनिमम, अपने को नहीं पता क्या। अब सवाल ये है कि जब जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, तो अपन क्या खुशी खुशी में x तो जैसे ही मिला अपन y मैक्सिमम और मिनिमम निकालने बैठ जाते हैं। और एनटीए वाला क्या करेगा, जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम का पेपर बनाएगा ना, तो इसी माइंडसेट को ध्यान में रखते हुए ऑप्शन में डाल देगा, पहला ऑप्शन ये दे देगा जहां पे y की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू बताएगा, और बाकी तीन ऑप्शन x के डाल देगा जो पूछा है। अब बंदा खुशी खुशी में पहला ऑप्शन देखते एकदम ही मतलब आग लग जाए तन बदन में कि भाई साहब मिल गया सवाल, और लगा दिया टिक, पहला हो गया सही, कांड हो गया ये -1, ठीक है। तो इस तरीके से नहीं जाना, इसलिए जो निकालना है पहले कामली उस पर फोकस कर, बिकॉज क्वेश्चन के अंदर टाइम कितना लगने वाला है वो इस बात पर डिसाइड होगा वेदर यू आर सर्टेन और नॉट व्हाट यू हैव टू कैलकुलेट। अदरवाइज आपका दिमाग यहां वहां रैंडम नहीं भागता रहेगा। चलिए, इसी प्रोसेस को सीखना है कि हाउ टू रेस्ट्रिक्ट योर सेल्फ टू अ स्पेसिफिक क्वेश्चन। अगर आप किसी सवाल के अंदर ही अपने आप को रेस्ट्रिक्ट करके रखते हैं तो आप उस क्वेश्चन को बेटर तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। लाइफ में हर चीज से यही होता है, वॉट एवर यू वॉन्ट फ्रॉम योर लाइफ, जस्ट फोकस विथ ऑल योर एनर्जी इन दैट डायरेक्शन, ठीक है। वाइब्रेशन जो होती है ना वो वहीं ले जाती है फिर अपने को। चले, तो y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 27x। अब मुझे चाहिए इसका मैक्सिमम या मिनिमम, लेकिन x चाहिए। तो पहला स्टेप क्या होता है मैक्सिमम मिनिमम का, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप। चलिए, ठीक, तो फर्स्ट डिफरेंशियल निकालो फंक्शन का, पहली बार उसको डिफरेंशिएट करो। चलिए, अब पहली बार उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो बताओ एक्स क्यूब का डिफरेंशियल क्या आएगा, 3 नीचे उतर के आया, एक्स रेज टू पावर 3 - 1 क्या बचेगा 2, 3x स्क्वायर इसका आंसर है। अब मैं इतना एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि ये जल्दी हो, ठीक है। नहीं तो टेक रैंडम क्वेश्चंस एंड प्रैक्टिस देम, नहीं तो कमेंट में लिखना, आई विल पुट सम असाइनमेंट्स आल्सो। वो तो मतलब डेफिनेटली एक बार थोड़ा कंटेंट हो जाने दीजिए, आई विल स्टार्ट पुटिंग डीपीपीस, डेली प्रैक्टिस पेपर, ठीक है। यही आपका क्या बोलते हैं नाम है जो प्रेवलेंट है मार्केट में, यूज कर रहे हैं, गो विद द फ्लो। चलिए, तो 3x स्क्वायर एक्स क्यूब को डिफरेंशिएट किया, अब 27x का डिफरेंशियल बोल के आएगा तो x गायब हो जाएगा, 27 बचेगा। और किससे इक्वेट करेंगे भाई, 0 से। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम मिनिमम दोनों पे ही स्लोप ऑफ टेंजेंट 0 होता है। बात हो चुकी है उसकी, क्रिटिकली बात की है भाई, इससे पहले लेक्चर देखिए, ठीक है। तो इसको 0 करने पे 3x स्क्वायर, अच्छा अब ये जब 0 किया, पहले याद रखना ये सिंगल डिफरेंशियल है, तो जब दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो वो इक्वेशन को नहीं, इक्वेशन मतलब क्या, जब 0 से इक्वेट कर देते हैं देन इट बिकम्स एन इक्वेशन। व्हाई? यू कैन फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, सिंपल। तो 0 से इक्वेट कर रूट निकाल, जब 0 से इक्वेट किया तो रूट निकाल, और जब नहीं इक्वेट किया दैट्स द फर्स्ट डिफरेंशियल। तो सेकंड डिफरेंशियल भी मैं यहीं कर डालता हूं, बाजू में देखना, यहां पे देखना, सेकंड डिफरेंशियल भी मैं यहीं कर डालूंगा। तो सेकंड डिफरेंशियल क्या होगा, बिना 0 से इक्वेट किए रूट बाद में निकालते हैं, पहले डिफरेंशियल कर डालते हैं, चेक तो करना ही पड़ेगा ना कहां, ठीक है। अच्छा, क्या चेक करना पड़ेगा, बोल भाई, क्या चेक करना पड़ेगा, देखते हैं। अच्छा, तो सेकंड डिफरेंशियल क्या होगा, तो मैं उसको लिखूंगा d2y अपॉन dx2, सिंपल मीनिंग, पहली बार डिफरेंशिएट कर चुके हैं, दोबारा डिफरेंशिएट कर दो। तो 3 को नहीं छेड़ना, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल बोल 2x,
ठीक है, ये जो एक्स स्क्वायर है इसका डिफरेंशियल क्या आएगा 2x, तो आंसर आ गया 2x लिख दिया। 27 इज अ कांस्टेंट तो बचेगा 6x। ठीक है, अच्छा ये जो फंक्शन निकला लास्ट में, मतलब जो फाइनल अपने को मिला, जस्ट थिंक अबाउट दिस, डू यू थिंक ये रिक्वायर्ड है? सेकंड वाला पॉइंट वो तो यही पूछ रहा है ना, काम है, मतलब आप खाली एक्स बताओ फॉर विच वाई इज मैक्सिमम और मिनिमम, ये थोड़ी पूछ रहा है। बट मैं क्वेश्चन इसलिए दिया ना आपको, मैंने क्वेश्चन क्यों दिया, मुझे सेकंड स्टेप पे जाने की जरूरत ही नहीं है। एंड नीट में और मेंस में काफी हद तक, मेंस में भी काफी हद तक, और ये मैं ऐसे ही रैंडमली तुक्के में नहीं बोल रहा हूँ, दिस इज फ्रॉम मेनी इयर्स एक्सपीरियंस। और मेरा तो चलो ठीक है, मैं खुद का एग्जाम देने का एक्सपीरियंस तो 1 साल का ही होगा, एक बार का ही होगा, लेकिन आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ मेनी स्टूडेंट्स। ठीक है, अच्छे जो बहुत अच्छी अच्छी रैंक प्रोड्यूस करके, देन मैं इस पॉइंट को एज अ फैक्ट कंसिडर कर रहा हूं कि मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस व्हिच आर इन द एग्जाम विल बी सॉल्व्ड बाय जस्ट द फर्स्ट डिफरेंशियल, यू डोंट हैव टू गो टू द सेकंड डिफरेंशियल इटसेल्फ। ठीक है, हाँ अगर किसी ने पूछ ही लिया कि y की मैक्सिमम वैल्यू बोल, वो तो मैथमेटिकल क्वेश्चन हुआ तब पूछेगा ना, नीट में सवाल ऐसे कैसे पूछ लेगा, कोई टर्म होगा तभी तो। ठीक, तो सेकंड डिफरेंशियल की इसमें रिक्वायरमेंट थी नहीं, बट क्योंकि मेरा पर्पस होमवर्क के थ्रू रिवाइज करवाना है इसलिए मैं पूरा सॉल्व कर रहा हूं। चलो, तो अब जैसे ही आपने ये, अब आ जाओ फर्स्ट वाले स्टेप पे आ जाओ भाई, दोबारा यहीं पे आ जाओ। अब इस वाले को अपने क्या कर रहे हैं, रूट निकालते हैं। तो अगर 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 27 होगा, ठीक है, तो x, सॉरी सीमाएं लांग गए अपने, चलिए, तो 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 27, यानी x स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट 9, यानी x इज इक्वल टू 3। सही है भाई, कोई दिक्कत इसमें? बोले कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, मन में बोलें ऑब्वियसली। ठीक है, अब पहुंच जाएगा। तो ये जो x इक्वल टू 3 लिखा, क्या ये सही है? नो, दिस इज रॉन्ग। व्हाई? बिकॉज विल बी लीविंग द रूट्स। बताइए, लीविंग द रूट्स। ठीक, कोई नहीं, होता है, ठीक है, स्लिप ऑफ टंग। चलिए, तो x इक्वल टू प्लस माइनस 3। अब जो x आपने निकाला स्क्वायर रूट लेके, क्या उसको सिर्फ प्लस छोड़ देना सही था? नहीं। व्हाई? बिकॉज यू आर लीविंग द रूट्स। तो ये गलती कभी नहीं करना। मैंने बहुत बच्चों को देखा है, बहुत अच्छे मतलब बच्चों को देखा है, जो प्रिपरेशन टाइम में ऐसी आलतू फालतू गलतियां करके मार्क्स लूज करते हैं, एंड विच इज नॉट अलाउड। ठीक है, तो x इक्वल टू आया प्लस माइनस 3, तो 2 रूट मिले, यानी एक प्लस 3 है और दूसरा रूट क्या है -3, 2 रूट मिले। अब मुझे बता किस पे मैक्सिमा होगा, किस पे मिनिमा। मैं, सवाल हो गया, आंसर खत्म, क्वेश्चन हो गया, 3 और -3, सवाल का आंसर आ चुका है। वो तो पहले भी आ जाता है एक ही स्टेप में, बट मुझे बता सेकंड स्टेप से कंफर्म कैसे करेंगे। तो अगर मैं डबल डिफरेंशियल की बात कर रहा हूं तो वो कितना है 6x। अगर मैं x की जगह पे +3 पुट करूंगा तो वो ऑब्वियसली ग्रेटर देन 0 आएगा, और जब मैं x की जगह -3 पुट करूंगा तो वो लेस देन 0 आएगा। ठीक है, तो जब डबल डिफरेंशियल ग्रेटर देन 0 होता है तो क्या बोलते हैं इसको? बोले भाई मिनिमा, बात हो चुकी। और जब लेस देन 0 तो क्या बोलते हैं इसको? मैक्सिमा। ठीक है, तो y का देखना भाई, y का मिनिमा कहां एग्जिस्ट करेगा? तो एट x इक्वल टू +3। ठीक है, एट x इक्वल टू +3, क्योंकि वही पुट करने से तो मतलब जो क्या बोलते हैं, हमें कंफर्मेशन मिला। हमारा जो लिटमस टेस्ट था वो सेकंड वाला है। ठीक है, तो उससे ये पता चला कि y की मिनिमम वैल्यू कब एग्जिस्ट करेगी, व्हेन द वैल्यू ऑफ x इज +3, एंड y की मैक्सिमम वैल्यू कब एग्जिस्ट करेगी, जब x की वैल्यू -3 है। हाँ या ना? मेक सेंस? तो ये पता चल गया आपने को, बहुत खुश हुए। ठीक है, अब कितनी y की मैक्सिमम और मिनिमम? तो कुछ नहीं, ऊपर ये फंक्शन दिख रहा है मेन वाला, इसमें x की जगह +3, मतलब आपका क्या बोलते हैं +3 पुट कर दे। ठीक है, +3 पुट कर दे, शब्द फंस रहे हैं बताइए। ठीक है, +3 पुट कर दे यहां पे, तो y का क्या मिल जाएगा? मिनिमम। और अगर -3 पुट कर दिया तो क्या मिल जाएगा? मैक्सिमम। जस्ट डू दिस एंड यू विल ऑब्टेन इट। ठीक है, उतना कर सकते हैं, आई कैन एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम यू। लेट्स मूव अहेड, एंड अब जो अपना जिस टॉपिक के साथ आज अपने को शुरू करना है उसकी बात स्टार्ट करते हैं। अच्छा, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन जो चीज है, जो आपका, दे आर जस्ट को रिलेटेड विथ ईच अदर। एक से दूसरा, दूसरे से ऐसा है भाई। मतलब डिफरेंशिएशन का मतलब एकदम बेसिक लेमन टर्म में जा रहे हैं भाई अपने, टेक्निकल नहीं, लेमन टर्म। डिफरेंशिएशन, बाजू में लिखा इंटीग्रेशन। ठीक, क्या होगा? कोरिलेट होगा तो आइडेंटिटीज और रूल्स बताने में आसानी होगी। ठीक, अरे ये नहीं भाई सेम, ऐसा नहीं बोल रहा हूं। ठीक, डिफरेंशिएशन का मतलब है यू आर ब्रेकिंग अ पर्टिकुलर सिस्टम, यू आर फाइंडिंग द चेंज, रिलेटिव चेंज। आप लिखते हो ना dy by dx, यू आर फाइंडिंग द चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन x। किसको तोड़ रहे हैं आप? x को।
और y को, उस रिलेटिव चेंज को निकाल रहे हैं कि इसको तोड़ने मतलब इसके चेंज पे उसका कितना चेंज हो रहा है। ठीक, तो ये हो गया dy बाई डी एक्स। अच्छा, अब इंटीग्रेशन पे आते हैं, वो तो अभी नया है ना, तो शुरू करना है, तो मैं उसको कहानी की तरह सुना के वहां लाता हूं। तो मैं सिंपल यहां पे हिंदी के 2 शब्द लिख रहा हूं। तो डिफरेंशिएशन का मतलब होता है तोड़ना। यू आर ब्रेकिंग इनटू स्मॉलर पीसेस एंड देन यू आर ट्राइंग टू फाइंड द रिलेटिव चेंज। कि जब कर्व, अगर कोई कर्व है, मान लीजिए ऐसा रफली बनाया, ठीक है, ये रफली बनाया, अगर मैं ये वाले x से, ये x1 से थोड़ा आगे चल के x2 पे जाऊं, तो आपको नहीं लगता y भी कुछ चेंज होगा? ठीक है, हाँ, वो बात अलग थी कि ये मैंने जब पढ़ाते टाइम बोला था, तो टेंजेंट का स्लोप निकालने का तो पूरा डिफरेंशिएशन कैटेगरी उसका है, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालने। ये तो तरीका मैंने तब बताया था जब कॉर्ड का स्लोप निकाला था। ठीक, बट कहीं ना कहीं x, अगर यही अब सोचो इतना छोटा चेंज हो कि दूसरा वाला जो x है वो यही है, एकदम पास है, एकदम पास, यहीं पे एकदम पास है दूसरा वाला x, ये जस्ट पहला वाला x यहां एकदम है। मतलब आप समझ लीजिए, मैं इसको जूम करके शो करता हूं, रुकिए, ठीक है, देखना, इतना क्रिटिकली मतलब इसको समझना। एक x यहां माना ये वाले पॉइंट पर, और दूसरा x यहां माना। अरे ये तो फिर भी मैंने गोला चला दिया, हल्का सा, थोड़ा बहुत चल गया गोला, लेकिन इतना पास है दोनों की एक तरफ से, मतलब एकदम से ओवरलैप ही कर जाएं, तो क्या आप वो चेंज फाइंड कर सकते हैं? नहीं। दैट इज व्हाई वी हैव डिजाइंड, नॉट वी एज अ पीपल, द साइंटिस्ट हैव डिजाइंड, द मैथमेटिशियन हैव डिजाइंड ओवर द इयर्स द टूल ऑफ डिफरेंशिएशन व्हिच प्रोवाइड्स अस द अपॉर्चुनिटी टू यूज डिफरेंशिएशन एंड मतलब उसके रूट्स और आइडेंटिटी यूज कर लें एंड डायरेक्टली स्लोप निकाल लें। ठीक, चलो, इतना छोटा, वापस आते हैं। तो डिफरेंशिएशन क्या है? तोड़ना। एंड व्हाट इज इंटीग्रेशन? इंटीग्रेट करना मतलब ही यही होता है। द मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन इटसेल्फ इज जोड़ना। एक मिनट, इस जोड़ना। तो यहां पे अपने इसको लिख रहे हैं जोड़ना। ठीक, तो डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है? तोड़ना। इंटीग्रेशन का मतलब क्या है? जोड़ना। यहां पे आप ब्रेक कर रहे थे, यहां पे आप ऐड करेंगे। मैं एक सिंपल सा पॉइंट बोलता हूं, थोड़ा ये देखा क्या बनाया? ये चल छोड़ सर, ये गलती से लाइन खींच दी क्या? नहीं, ठीक है, इसके बाजू में एक देखना, ये देख, ये सिंबल देखा है कभी? 10th क्लास में ऑब्वियसली देखा हुआ था। ये क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? समेशन। ठीक है, समेशन नहीं देखा हुआ ये सिंबल? ठीक, तो जब आप ऐसे सिंबल के साथ डील करते हैं ना, व्हेन यू आर डीलिंग विद दिस काइंड ऑफ सिंबल, तो ये उसी का समझ लीजिए एक रूप है, और बहुत ज्यादा जनरल रूप है, कि जो ये वाला नहीं कर पाएगा वो ये कर जाएगा। इतना मतलब यूजफुल है। कैलकुलस इज वेरी यूजफुल थिंग। प्रैक्टिकल लाइफ में जब उसको मतलब मैथमेटिक्स, आप रॉकेट की ट्रेजेक्टरी, मतलब बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, वो जो आपका सैटेलाइट कहीं घूमता है आपका, ठीक है, तो वो जो सैंड होता है ना, जैसे वहां पे क्या होता है, स्पेस में डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, ऑब्वियसली बात है, मीटर वीटर कहीं टूट के निकला, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं स्पेस डस्ट में, बहुत अलग स्पेस का जो मतलब हो सकता है। वो सैटेलाइट जब मूव करता है ना, तो धीरे धीरे क्या करेगा, वो डस्ट को कैप्चर करता रहता है, चिपकाता रहता है, तो कहीं ना कहीं उसका जो मतलब मास है वो बढ़ता जाता है, तो उससे कुछ दिक्कतें हो सकती हैं उसके ऑर्बिटिंग में, ठीक है, उसके ऑर्बिट करने में कुछ दिक्कतें हो सकती हैं। अब ये जज करने के लिए व्हाट वी विल बी यूजिंग अ पार्ट ऑफ इट, अ स्पेसिफिक पॉइंट कॉल्ड एज इंटीग्रेशन। बहुत ही लेमन टर्म में बताया मैंने, आई एम नॉट ट्राइंग टू कनेक्ट इट मैथमेटिकली, बिकॉज उसके लिए फिर हमें रॉकेट प्रोपल्शन और बहुत कुछ बात करनी पड़ेगी, वो बात छोड़ दीजिए। ठीक, तो अब हम इस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए विल स्टार्ट द टॉपिक विच इज इंटीग्रेशन। फर्स्ट आई विल टेल यू द रेलेवेंस। ठीक है, पहले मैं आपको क्या बोलते हैं, रेलेवेंस देता हूं उस पर्टिकुलर पॉइंट का। जस्ट एक सेकेंड, एक ही मिनट रुकिएगा, कहां पे हैं? बहुत बढ़िया, चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक से। ठीक है, हेडिंग डाल दे रहा हूं मैं पहले, इंटीग्रेशन, नहीं तो मास्टर टॉपिक छोड़ के कहीं भी कूद जाएगा भावनाओं में बह के, उसका ध्यान रखना जरूरी है। रेस्ट्रिक्ट आवर सेल्फ टू स्पेसिफिक पॉइंट, दैट्स व्हाट द सॉल्विंग क्वेश्चन पार्ट इज। चलिए, इंटीग्रेशन क्या है? अब हम इस सवाल पे टिके हैं, तो पूरा चर्चा इंटीग्रेशन का होगा। मतलब हमारा सवाल है व्हाट इज इंटीग्रेशन, एंड विल ट्राई टू आंसर व्हाट इज इंटीग्रेशन। अब जैसे डिफरेंशिएशन को स्टार्ट करने में कॉर्ड का स्लोप और ये सब बताया था, तो इसका भी एप्लीकेशन पहले ही बोल दे रहा हूं, एरिया। व्हाई इंटीग्रेशन इज यूज्ड? एरिया, एक शब्द में, एरिया अंडर कर्व, एरिया इंक्लोज्ड, ये सब आएगा अभी, अब रुकना, अभी एरिया अंडर द कर्व निकालने के लिए यूज करते हैं, बट विल सी दिस, अभी थोड़ी देर में देखते हैं उसको। ठीक है,
ये बहुत सारी चीजें हैं इसमें, इसलिए कूद नहीं सकते। तो हमने डिफरेंशिएशन में क्या बोला भाई, स्टार्टिंग पे बोल दिया था, क्या था नाम बोल, स्लोप। वहां फोकस था स्लोप, चेंज, रेट ऑफ चेंज, एक का दूसरे के रिस्पेक्ट में चेंज कैसे होता है, रिलेटिव चेंज वी वर फाइंडिंग, एंड दैट वाज डिफरेंशिएशन। आप क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन। क्या बोला मैंने, एरिया। अच्छा मैंने एरिया क्यों बोला, फिर वही बात कि अगर मैं पूरा इंटीग्रेशन पढ़ाने के बाद लास्ट में एप्लीकेशन में बोलूं एरिया अंडर द कर्व, तो आपका दिमाग पहली वाली बातों पे ज्यादा स्ट्रेस देगा, बाद वाली बातों पे इतनी नहीं देगा। वो बात अलग है। आदमी देखो ये सब बातें कब मैटर करती हैं, व्हेन यू आर नॉट पुटिंग योर एफर्ट ऑन द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ क्वेश्चन। अगर आप मिनिमम जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी है क्वेश्चन की, अगर आप उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, अगर आप उतने क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, when you're not doing them, तो ऑब्वियस ही बात है कि छोटी छोटी बातें कहीं ना कहीं लेफ्ट आउट होती जाएंगी। तो when the topic is going, try to understand कि उस सीरियसनेस के साथ उसको खत्म करें, और जितने एग्जाम्पल ले पाए लें, जितनी बुक्स लगानी है लगाएं। मैं बुक का भी नाम बोलूंगा अभी रिक्वायर्ड नहीं है, बिकॉज आई हैव नॉट टेकन दैट मच कंटेंट कि मैं आपको बोल दूं कि बुक के 50 सवाल लगा दो, ये लगा दो, बिकॉज ऑब्वियस ही बात है वी हैव नॉट एंटर्ड इनटू द जो आपका एक्चुअली क्या बोलते हैं जो फिजिक्स का पार्ट है, मतलब मोशन इन स्ट्रेट लाइन, उसमें एक्चुअली एंटर नहीं किया। तो इसके लिए मैं डीपीपीस डालूंगा, ऑब्वियस ही बात है, मैथमेटिकल टूल के लिए, ताकि अपना परफेक्शन आए, नहीं तो बुक ढूंढनी पड़ेगी फालतू की। चलिए, तो अब एरिया जो है उसको निकालते हैं, कैसे देखना और क्या जरूरत है वो भी समझाता हूं। मैं अभी यहां पे दो कर्व बनाने वाला हूं, एंड यू विल गेट द सेम फीलिंग विच यू हैड फॉर डिफरेंशिएशन। तो अभी का जो लेक्चर होगा वो समझ लीजिए, दिस इज इंट्रोडक्शन टू इंटीग्रेशन। ठीक है, होमवर्क सवाल लिए अपन ने स्टार्टिंग में, जो आपका क्वेश्चन थे, एंड अब हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं, नाउ विल बी स्टार्टिंग दी आपका एक्चुअल पार्ट। कोऑर्डिनेट एक्सिस बना रहा हूं मैं, ये वाई एक्सिस, यहां पे एक्स एक्सिस, और सेम वे में यहां पे भी बना रहा हूं, ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस। ठीक, ये एक्स है, ये वाई, ये एक्स और ये वाई। ठीक है, सब विजिबल है, बहुत बढ़िया। चलिए, बीच बीच में देखना पड़ता है, कहाँ गायब हो जाए पता नहीं, ठीक है, फिर मजो नहीं आता। तो अब ये एक्स और वाई का कर्व बना लिया अपन ने, मतलब एक्सेस ले ली, लेट्स ड्रॉ अ कर्व। सिंपल, मेरा वही एक बेसिक कर्व होता है, उसी से मैं बनाता हूं हर चीज। है वो पैराबोला, बट मैंने बोला था कि वो कर्व में मत घुसना अभी, नहीं तो फिर जिस चीज पे जाना है वो छूट जाएगा। तो अब यहां क्या कर रहा हूं, लेट्स से वी हैव टेकन दिस कर्व, यहां पे कर्व लिया, और सॉरी एक मिनट, गलत जगह, ये वाले साइड में देखना, ये जो साइड है मैंने यहां पे कर्व लिया है। ठीक है, और मतलब यहां पे भी मैं कर्व ले रहा हूं, कर्व देखना, एक मिनट, लाइन लेके ही बनाते हैं, तो नहीं तो फील नहीं आएगी। वाह, ओके, तो ये कर्व है, एक कर्व ये वाला है, एक कर्व ये वाला है। ठीक है, पहले पूरा भाई फील लेते हैं व्हाट इज इंटीग्रेशन, क्योंकि ये बात भेजे में घुस गई ना, तो क्वेश्चन पढ़ते ही पता चलेगा या इंटीग्रेट करना है कि डिफरेंशिएट, यही नहीं पता चलता है। आदमी 6-6 7-7 चैप्टर फिजिक्स के निकाल देता है, इसी बात में डिफरेंशिएट नहीं कर पाता है कि अब मैं क्या करूं, वेदर आई शुड गो बाय द फॉर्मूला इटसेल्फ और आई शुड गो बाय द कैलकुलस पार्ट, यही डिफरेंशिएट नहीं हो पाता। चलिए, तो y वर्सेस x कर्व में यहां वाला कर्व देखना। अब ये जो कर्व है, ये वाला जो कर्व है इधर वाला, ठीक, बताइए, हाथ भी दिखा सकता है आदमी, ये वाला कर्व, आलसपन की हद है। तो ये x एक्सिस पे लिया, अब मुझे चाहिए ये वाला एरिया। ठीक, आई वॉन्ट टू कैलकुलेट दिस एरिया। मुझे पता है इसका एरिया कैसे निकलेगा, हाउ कैन आई कैलकुलेट दिस एरिया, कैसे निकलेगा, क्या तरीका होगा ये एरिया निकालने का, शेडेड रीजन को निकालने का। ठीक है, तो चलो एक तरीका ये है कि सर इसको 3 पार्ट में तोड़ लेते हैं। ये वाला जो पार्ट है ट्राइंगल है, वी नो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ये वाला है ट्राइंगल है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, और ये वाला पता नहीं स्क्वायर है कि रेक्टेंगल, और डायमेंशन देंगे तो पता चल जाएगा। ये जो है ये स्क्वायर हो गया, सॉरी रेक्टेंगल लेते हैं, जनरल रहेगा ना, अपने को क्या पता डायमेंशन क्या है, डायमेंशन फोकस मत करना भाई, वो फोकस नहीं। तो मान लीजिए ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया अपने को पता है, ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल का एरिया अपने को पता है, ये भी ट्राइंगल है, इसका एरिया भी पता है। अच्छा सर एक शॉर्टकट बताऊं क्या, बोलो बोलो, किसी के मन में अगर इच्छा जगी, सर ये ट्रेपेजियम है। ओ क्या है ये, ट्रेपेजियम, तो ट्रेपेजियम का एरिया तो डायरेक्ट पता है अपने को, नहीं क्या क्या भाई,
ट्रेपेजियम का एरिया डायरेक्ट पता है कि नहीं पता है? सो वी नो द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम. एरिया ऑफ ट्रेपेजियम 1/2 बेस 1 प्लस बेस 2 इंटू हाइट. लाल कलर के गोले को देख, ये क्या है? बेस 1. ये क्या है? बेस 2. व्हाट इज दिस सेपरेशन हाइट? एक तरीका ये था कि इसके पार्ट करो, तो डालो इसको, जितने पार्ट करना चाहो. थोड़ा टाइम लगेगा, बट अगर वो बात भूल गए तो अलग बात है, ऐसे लेते हैं. एंड आई एम टेकिंग दिस एज एन अपॉर्चुनिटी टू गिव यू द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ ट्रेपेजियम. अब कोई बोलेगा सर एरिया ऑफ ट्रेपेजियम तो पता है, 10th क्लास में तो अच्छे से पता है, तब तक तो पता है. अरे भाई सोच, कंटेंट बढ़ेगा आगे तो ये बेसिक बेसिक बातें आदमी भूलने लगता है. ठीक है, यूल नो, मतलब ये जो है मैं जो कह रहा हूं, ये साइकोलॉजिकल पॉइंट यू गेट टू नो. ठीक है, टाइम बीतने दो थोड़ा. इसलिए हर चीज पे स्ट्रेस मेरा सेम रहेगा. आई विल नॉट चेंज माय स्ट्रेस ऑन एनी पॉइंट. मेरे लिए रोटेशन चैप्टर में रोलिंग इट्स अ वेरी गुड एंड डिफिकल्ट टॉपिक. फ्लूइड मैकेनिक्स में अपना सरफेस टेंशन, सरफेस एनर्जी, वेव्स एंड ऑसिलेशन, टाइम पीरियड निकालना डिफरेंट, फिर सुपर पोजिशन, देन बीट. मतलब मैं आपको डराने के लिए नाम नहीं बोल रहा हूं ये सब. आई एम ट्राइंग टू से कि मेरे लिए हर टॉपिक सेम है. अगर मैं हर टॉपिक को सेम इंटेंसिटी से, सेम डिफिकल्टी लेवल या सेम उसका इंपॉर्टेंस रख के नहीं लूंगा, तो कहीं ना कहीं आप भी ये सोचने लगेंगे कि ये इंपॉर्टेंट है, वो नहीं. तो उससे दिक्कत क्या होगी? आप ढूंढेंगे क्या चीज है. मतलब दिमाग वही आलसपन में मतलब आदमी क्या करता है, एट द एंड अपना कंफर्ट जोन ढूंढने लगता है, और कंफर्ट जोन ढूंढने में कांड होते हैं. ठीक है, वो अलाउड नहीं है प्रिपरेशन में, बिल्कुल नहीं. ठीक है, स्मार्ट वर्क करना है, कोई दिक्कत नहीं भाई, काम आसान होना चाहिए, मुश्किल काम से कुछ नहीं होने वाला. मेहनत होगी, उससे हासिल कुछ नहीं होगा. सो इफ यू नो द एंड पॉइंट, यू शुड फाइंड दी, होता है ना, स्वीट स्पॉट ढूंढ लेते हैं अपने एकदम स्वीट, कि भैया ये करने से बढ़िया काम चल रहा है. चलिए, तो अगर हम इसका एरिया निकालना चाहते थे, ये वाले पार्ट का, तो हम वो एरिया निकाल पाएंगे. बाजू में जो फिगर बनी है, क्या इसका एरिया आप निकाल पाओगे इस तरीके से, इफ यू गो बाय दिस अप्रोच? सर हाँ, क्यों नहीं. ठीक है, कैसे? देखना. सर मैं क्या करूंगा, मैं यहां से यहां तक लाइन खींच दूंगा और ये नीचे गिरा, मतलब जहां मैक्सिमम लाइन में खींच पाऊंगा. देखना मैं क्या करूंगा, नॉट मैं, आप या कोई कह रहा हो अगर आप में से, तो यहां तक खींचा और ये नीचे सरका दिया. अब मैं क्या करूंगा, ये वाले जो पोर्शन है इसका एरिया निकाल दूंगा. फिर ये एक ट्राइंगल मान लूंगा छोटा वाला, ये देखना लाल कलर, लाल गोले से ये. ठीक है, यू गोला है, तो ये वाला एरिया. फिर यहां पे भी मैं एक इस तरह का ऐसे ट्राइंगल बना दूंगा, उसका भी एरिया निकाल लूंगा. सर कितने भी शेप बना ले, कितने भी फिगर में इसको ब्रेक कर ले, यू विल नॉट बी एबल टू फाइंड द करेक्ट एरिया. वाई विल नॉट बी एबल टू फाइंड द करेक्ट एरिया? बिकॉज दिस इज नॉट अ रेगुलर शेप्ड कर्व. इसकी तरह ये एक रेगुलर शेप्ड कर्व नहीं है. तो इसका एरिया का फॉर्मूला था, ये रहा. इसका कोई फॉर्मूला है नहीं, इसका तरीका है. जैसे कॉर्ड का स्लोप निकालने का फॉर्मूला था डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, एंड इफ यू नो 2 पॉइंट्स x1 y1 x2 y2 through which the line is passing, you can find the slope, no problem. But if that becomes the tangent on various locations of a curve, बहुत जगह पे टेंजेंट बन जाता हो, तब ना निकलेगा उस अप्रोच से. तो we learnt about differentiation. The same approach will be taken here कि इसका एरिया निकालना है, तो we cannot go by this method because ये रेगुलर शेप है ही नहीं. तो क्या तरीका होगा? चलो, जिस पे बात हो रखी है उसको मैं साइड कर रहा हूं, अब सिर्फ इस पे फोकस करिएगा, बाद में जूम आउट करके देख लेंगे. अरे देखना, सिर्फ इतने पे आ जाओ, और इस कर्व पे पूरा पूरा फोकस होना चाहिए आपका. मैं इसलिए सिर्फ इतना ही कर्व अभी लेके आया. पहले तो ये जो बीच में हमने एकदम ही तबाही मचा दी है इस कर्व के लिए, उसको हटा देते हैं. ठीक है, चलिए. अब मैं क्या करूंगा यार, मजा नहीं आ रहा है, जस्ट अ सेकेंड. वो क्या मिट जाता है ना, तो फिर फीलिंग नहीं आती, ऐसा लगता है कुछ हॉच पॉच हो गया है ना. चलिए, एक और फिर से कर्व बनाया मैंने, वही सेम कर्व है, डोंट वरी. रंग थोड़े बदल गए अचानक से, कोई दिक्कत नहीं, ये कर्व था. ठीक, तो मुझे अगर इसका एरिया निकालना है, तो व्हाट आई विल डू, आई विल ब्रेक दिस कर्व इनटू वेरियस स्मॉल पीसेस. मतलब मैं क्या करूंगा, देखना,
मुझे ये मान ले ये एंड पॉइंट है, यहां तक का एरिया चाहिए और शुरू यहां से करना है। देखना वो लाल लाल गोला फिर से दिखाता हूं मैं, यहां से शुरू करना है और यहां पे एंड करना है। तो ये पूरा एनक्लोज जो इसके बीच का रीजन है उसका एरिया चाहिए। अब ये एरिया निकालने के लिए मेरा क्या अप्रोच होगा, व्हाट विल बी आवर अप्रोच फॉर दिस? तो अपने क्या करेंगे, लेट्स ब्रेक दिस इनटू वेरियस स्मॉलर पीसेस। एक मिनट, लाइन थोड़ी छोटी कर लेता हूं, उसका थिकनेस कम कर लेते हैं ताकि थोड़ा सेंस बनेगा। ठीक है, और ऐसी बहुत सारी लाइन में बना नहीं सकता, इसलिए कुछ बना के मैं इसको समझा देता हूं। ठीक है, और ये ऐसी कितनी लाइंस बनाऊंगा मैं? टेल मी। आई विल ब्रेकिंग दिस पर्टिकुलर कर्व इनटू इनफाइनाइट पीसेस। इनफाइनाइट, तो क्या मैं इनफाइनाइट लाइन खींचने बैठूंगा यहां पर? बोलो, यही करते रहे आज? क्या आज के लेक्चर में सर ने लाइन खींचना सिखाया? वाह क्या टीचर है। नहीं, तो आप ऐसा मान लो कि ये लाइंस बहुत पास हैं, इतनी पास कि इनके बीच का गैप नहीं दिखे। ठीक है, इतनी पास कि इनके बीच का गैप नहीं दिखे। इस तरह से कर्व को ब्रेक किया। ठीक है, मैं चाहता तो फिगर भी ले सकता था पहले से ऐसी बनी हुई, मजा नहीं आता उसमें, दिल नहीं मानता। ठीक, वो फीलिंग नहीं आती कि टॉपिक हाँ ये ऐसे, जब इधर घुसेगा ना कि अच्छा तब मजा आएगा। तो अब इसको मतलब ये इनफाइनाइट पीसेस है। इनफाइनाइट पीसेस मतलब मैं थोड़ा इसको कर्व को जानबूझ के जूम आउट कर रहा हूं। ठीक है, जानबूझ के जूम आउट कर रहा हूं। नहीं दिखेगा, आई नो, डोंट वरी। देख रहा लाइंस कितनी पास है, बहुत पास है ना, इतनी पास है कि एक तरह से वो नजर ही नहीं आएंगी, एक के बाद दूसरी लाइन जस्ट उसके पास है। यू नॉट बी एबल टू सी। इतने पीस किए हैं अपने एक्स के, इतने इनफाइनाइट पीसेस किए हैं अपन। चलो जूम करते हैं, पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इस कर्व में हमने इनफाइनाइट पीसेस किए। अब ये जो इनफाइनाइट पीसेस हैं, ठीक है, इन इनफाइनाइट पीसेस की मदद से एरिया कैसे निकलेगा? देख, मान ले ये वाली जो लेंथ है यहां से यहां तक की, ये जो लेंथ है, छोटी सी लेंथ, किसी भी एक डीएक्स को, ये दिख रहा है, ये छोटा सा, बहुत छोटा है, लेकिन है कितना? डीएक्स। द वैल्यू इज डीएक्स। ठीक है, अब अगर ये वैल्यू डीएक्स है तो टेल मी, मान ले इस डीएक्स के करस्पॉन्डिंग मतलब जिस जगह पे मैंने डीएक्स खींचा है उसके करस्पॉन्डिंग जो वाई है उसकी वैल्यू वाई ही मान ले। वो वाई ही मान ली, वेरिएबल होगा ना भाई, हर एक डीएक्स एलिमेंट के लिए वाई सेम होगा कि अलग अलग होगा? बताना भाई, हर एक डीएक्स एलिमेंट के लिए जो वाई होगा वो सेम होगा कि अलग अलग होगा? ऑब्वियसली इट विल बी डिफरेंट, सो इट विल बी वेरिएबल, सो डोंट वरी अबाउट दैट। हर डीएक्स का वाई अलग अलग होगा, तो इट विल बी चेंजिंग, वेरी हो रहा होगा। ठीक है, ओके, ये भी ठीक है। नाउ इससे क्या फायदा? तो सबका वाई अलग है। मान ले अभी जिस डीएक्स की बात हो रही है उसका वाई ये रहा। अब मैं इसको और जूम कर रहा हूं। ठीक है, मैंने इसको जूम किया, ये देख, इधर ही देखना, थोड़ा कट गया, हाँ थोड़ा और ले लेते बस। हाँ, तो ये वाई देख। अब तुझे नहीं लगता ये जो dx लिया है अपन ने, ये जो छोटा सा dx लिया है, इसके करस्पॉन्डिंग ये जो y यहां पे जाके कट रहा है y एक्सिस पे, इसकी वैल्यू अपने ने y ही मान ली। क्या मान ली भाई? y ही मान ली। तो मुझे बता, क्या वो एक रेक्टेंगल जैसा नहीं लग रहा है? कैसे दिखाऊं? येलो कलर से ड्रॉ कर रहा हूं, थोड़ा ब्रॉड कलर यूज कर, मतलब बोल्ड में ड्रॉ कर रहा हूं। ये देख, ये देख, डोंट यू थिंक ये जो स्ट्रिप बनाई है यहां पर, ये रेक्टेंगुलर होगी शेप में? क्या होगी भाई? रेक्टेंगुलर होगी शेप में। अब ये जो रेक्टेंगुलर स्ट्रिप यहां पे अपन ने लिए है, मुझे बताओ इसका एरिया क्या होगा? तो उस एरिया को नाम दिया डीए। क्या नाम दिया भाई? डीए। डीए क्यों बोला? अब सर डेल्टा तो बड़े के लिए होता है, क्या ये पूरा एरिया है जो अपन को निकालना है? नहीं, ये तो वो पार्ट है उसका छोटा सा डीए। ठीक है, तो अगर इस स्ट्रिप का एरिया निकालूं मैं, तो मुझे बता इस स्ट्रिप का एरिया क्या होगा? व्हाट विल बी द एरिया ऑफ दिस? तो यू नो कि रेक्टेंगल का एरिया होता है, मतलब होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो लेंथ किसके बराबर है? व्हाट इज द लेंथ? डीएक्स। व्हाट इज द ब्रेड्थ? अरे वो मतलब वो तो किसी भी टर्मिनोलॉजी में कह सकते हैं। मैं क्या कर रहा हूं, वो लेंथ ब्रेड्थ का जो एक्चुअल टर्मिनोलॉजी उससे कर रहा हूं। आप डायमेंशन देखो कि अगर ये रेक्टेंगल है तो इसके दो डायमेंशन है, एक ये डायमेंशन है डीएक्स, और ये जो पूरा देख रहे हैं वाई यहां तक जाएगा, ये वाई होगा। तो रेक्टेंगल का एरिया होगा, ठीक है, व्हाट विल बी द एरिया ऑफ रेक्टेंगल? दैट विल बी वाई मल्टीप्लाइड बाय डीएक्स। क्या होगा? वाई इंटू डीएक्स। ठीक है, वाई इज लेंथ एंड डीएक्स इज ब्रेड्थ, ये छोटा वाला। एक्चुअल में इस डायमेंशन को लेंथ बोलते हैं इसको, बट वो तो ठीक है, वो तो कन्वेंशन वाली बात है, ऑब्जर्वर पे नहीं डिपेंड करेगा। चल
वो इंपॉर्टेंट है भी नहीं। चल, तो ये dx होगा लेंथ। अब ये dx लेंथ के करस्पॉन्डिंग ये जो होगा ये y मतलब आपको हो गया y dx किया, वो एरिया ऑफ द स्ट्रिप मिल गया। नाउ द थिंग इज कि ऐसी एक ही स्ट्रिप है क्या? नहीं सर, ये वाली भी तो स्ट्रिप है, ये वाली भी तो स्ट्रिप है सर, ये वाली भी तो स्ट्रिप है। अरे ऐसे तो इनफाइनाइट स्ट्रिप्स होंगी। क्या मैं इस एरिया को ऐसे बहुत सारे सबके स्ट्रिप के एरिया को बार बार निकाल निकाल के जोड़ने बैठूंगा? डू यू थिंक कि ये आसान है इसको ऐसा करना, मतलब इस तरह से करना? आपके हिसाब से क्या लगता है आसान है ऐसा करना? नहीं। अरे इनफाइनाइट बार लिखोगे क्या तुम? कितने स्ट्रिप होंगे? 1 करोड़, 2 करोड़, ये तो फिर भी गिन लोगे। इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है? यू डोंट नो द एंड। तो अगर मैं इसका टोटल एरिया निकालना चाहता हूं तो डू यू थिंक इस अप्रोच से जाना सही रहेगा? बताइए मुझे, इस अप्रोच से जाना सही रहेगा क्या भाई? कि इस तरह से एरिया निकालो सर, डीए डीए उठा के सबका एरिया जोड़ डालो, डीए प्लस डीए प्लस डीए प्लस डीए करते रहो इनफाइनाइट बार। ये देखो कुछ गोले बना दिए मैंने इन्फिनिटी को शो करने के लिए कि बार बार करना पड़ेगा। तो इसको बार बार लिखने का मतलब, इस चीज को अगर मैं किसी तरीके से सिंबलाइज कर दूं, क्या कर दूं? सिंबलाइज कर दूं कि मुझे बार बार ना लिखना पड़े, बट सिंबल का मीनिंग वही हो, ठीक है। किसी तरीके से अगर मैं इन डीए 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 सबको जोड़कर फाइनल जो आपका बन रहा है एरिया वो निकाल लूं, तो सोच अगर सारे डीए 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 जोड़ दूं मैं तो उससे क्या मिलना चाहिए? तो मेरे हिसाब से ए मिलना चाहिए। क्या लिखा मैंने देख, सारे डीए को जोड़ा मैंने, ये सारे डीए जोड़ दिए मैंने, क्या मिला? ए मिला। व्हाट इज ए? द एरिया जो हमें निकालना था। और ऑब्वियसली बात है सारे स्ट्रिप का एरिया, अगर हर इंडिविजुअल स्ट्रिप का एरिया डीए है तो सारे डीए 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 इंडिविजुअली जोड़ने पे जो एरिया मिलेगा दैट विल बी द टोटल एरिया। हाँ या ना? दैट विल बी द टोटल एरिया। और अगर ये टोटल एरिया है, समझना बाबू, अगर ये टोटल एरिया है, ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा। देखना मीनिंग आप समझ गए? मैं लिखूंगा, ये देखना क्या लिखा है, ये देख, ये लाइन खींची ये वाली, इसके साथ मैंने लिखा डीए। इसका मतलब भी यही होता है कि जब मैं डीए डी, अभी आइडेंटिटी नहीं पढ़ी, कुछ नहीं पढ़ा, डोंट वरी। आया कैसे उसका मैथ्स का रूल बताओ सर इंटीग्रेशन का, डोंट वरी, अभी वो कर ही नहीं रहे हैं। दिस इज जस्ट इंटीग्रेशन, मतलब नॉट इंटीग्रेशन, इंट्रोडक्शन भाई साहब, मिक्स हो गया, ठीक है। इंट्रोडक्शन टू इंटीग्रेशन भाई साहब। तो यहां पे इंटीग्रेशन ऑफ डीए इज ए, ओके। अब ये जो इंटीग्रेशन ऑफ डीए इज ए है, मीनिंग क्या है? ये क्या कह रहा है कि जब आप छोटे छोटे डीए 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 को जोड़ेंगे यानी सम करेंगे, अरे समेशन में तो पता होना चाहिए ना कि 10 चीजें हैं कि 20 चीजें। अब इनफाइनाइट के थोड़ी ये लगा दोगे सिंबल, नहीं लगा सकते, वी कैन नॉट डू दिस। तो अपना जो अपना सिंबल है अब वो इस तरह का हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब मैं उस एक्सप्रेशन पे वापस आ रहा हूं कि डीए इज इक्वल टू वाई डी एक्स, दिस वॉज द एरिया ऑफ अ स्ट्रिप। तो जो काम यहां करेंगे, क्या भाई, जो काम यहां करेंगे वो काम यहां भी करना पड़ेगा। सिंपल लॉजिक है। भले आपको नहीं पता कि ये सिंबल क्या, मतलब क्या सिंबलाइज कर रहा है, क्या मतलब है, थोड़ा बहुत दिखाया मैंने, बट मतलब तो क्या बोलते हैं मैथमेटिकली क्या ऑब्टेन करेंगे वो तो ऑब्वियस सी बात है। जैसे डिफरेंशिएशन में 3 लेक्चर लगे इस बात को समझने में, और अभी भी पूरा नहीं समझा क्योंकि मोशन ने स्ट्रेट लाइन स्टार्ट नहीं किया, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है कि दिस विल टेक टाइम टू गेट, यू विल गेट एक्वेंटेड, स्टार्ट एंड मतलब अंडरस्टैंडिंग। अपने ही जीवन का हिस्सा मान लोगे इसको भी, कुछ दिन में समय देना पड़ता है बस उसके लिए, हैव टू बी पेशेंट, एवरीथिंग बिकम्स पार्ट। चलिए, तो अगर एलएचएस में लगाया इंटीग्रेशन का सिंबल तो आरएचएस में भी लगाएंगे इंटीग्रेशन का सिंबल, बहुत खुशी की बात है। लेकिन इधर वाले का, एलएचएस वाले का तो जो सिंबल है वो सीधा किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ए में। और लेकिन इधर वाले का तो कन्वर्जन कहीं नहीं होने वाला। दिस इज कॉल्ड एज इंटीग्रेशन। क्या मिला उससे? एरिया। किसका? रेगुलर फिगर का नहीं, इस तरह के कर्व के अंदर। तो मैं इन सब बातों को पहले थोड़ा जूम आउट करता हूं ताकि मैं क्रिटिकली बता पाऊं कि हम पहुंचे किस बात पर है, ठीक है। सब विजिबल है क्या? जूम आउट करना पड़ेगा। अरे यार, चलिए रुकना भाई एक सेकंड। वो एक बार में क्या है, आप देख लेंगे ना तो मुझे भी मन को तसल्ली होगी कि हाँ कंपैरेटिव स्केल पे देख रहे हैं। देखिए,
तो एक मतलब आई थिंक दिख रहा होगा पूरा, बढ़िया। तो ये जो पार्ट है, ये वाला पोर्शन देख, ये भी एरिया निकालने के लिए यूज किया, ये भी एरिया निकालने के लिए यूज किया। इतना तामझाम क्यों यूज किया? बिकॉज ऑब्वियसली अभी हम इंट्रोड्यूस हो रहे हैं उस चीज से। तो अब ये वाले पोर्शन के अंदर, ये वाले पोर्शन के अंदर तो सिंपल फॉर्मूला था, यहां पे भी बन गया, ये दिस इज योर फॉर्मूला। जैसे स्लोप का नहीं बोला था, dy बाई डी एक्स, लिमिट लिया था डेल्टा एक्स का, दोनों एक्स एक ही पॉइंट पे आ गए थे, और दैट कॉर्ड हैज बिकम अ टेंजेंट। वैसे अब हुआ कि स्ट्रिप के छोटे छोटे पार्ट का एरिया निकालकर जोड़ने पर जो टोटल एरिया अपन को मिला है, दैट पर्टिकुलर एरिया, सुनना भाई क्या बोला मैंने, दैट पर्टिकुलर एरिया, ठीक है, इज व्हाट इंटीग्रेशन इज। तो इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन क्या है? एरिया अंडर द कर्व। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एरिया अंडर द कर्व? ध्यान दे, लाल गोले को फिर देख, ये रहा कर्व, ये रहा एक्स एक्सिस, इसी के अंदर का एरिया निकाला है ये वाला, दिस कॉल्ड एज एरिया अंडर द कर्व। अंडर कर्व और एक्स एक्सिस के बीच में। अच्छा, आपको बोलेगा सर अगर कर्व नीचे होता तो, कर्व नीचे होता तो उसके ऊपर, अरे कर्व और एक्स एक्सिस के बीच में जो भी एरिया बनता है, क्यों एक्स कह रहा हूं? बिकॉज वी आर फाइंडिंग द एरिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स। कैसे पता चल रहा है? वो इंटीग्रेशन के, फिर से लाल गोले को देख, ये सिंबल देख, अपने y को इंटीग्रेट कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में? dx के रिस्पेक्ट में। पहली बार बोला मैंने, क्या बोला? अपने y को इंटीग्रेट कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। जैसे dy बाई dx का मतलब क्या था? डिफरेंशिएटिंग y विद रिस्पेक्ट टू x। वैसे ही इंटीग्रेशन ऑफ y dx का मतलब क्या है? इंटीग्रेटिंग y विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक, मिलता क्या है? एरिया। किसका एरिया? कर्व का। कौन सा? अंडर द कर्व। अंडर मतलब वो कर्व के नीचे ही एरिया होना चाहिए। अरे कर्व ही नीचे हुआ तो ऊपर वाला एरिया लोगे ना भाई, नेगेटिव डायरेक्शन में चला गया। ये अगर कर्व हुआ तो एरिया ये वाला नहीं होगा, ऊपर वाला। तो एरिया अंडर द कर्व का मीनिंग क्या होता है? द एरिया एंक्लोज्ड इनसाइड द कर्व एंड एक्स एक्सिस। क्यों एक्स? बिकॉज यहां पर वेरिएबल एक्स है, जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया जाता है, दैट बिकम्स द बेसिस। अगर यहां dy लिखा होता और यहां x होता, उसका उल्टा सोचिए, तो मैं इस वाली एक्सिस पे बात कर रहा होता, ये वाली एक्सिस पे बात कर रहा होता। अभी मैं इस वाली एक्सिस पे बात कर रहा हूं। तो एरिया अंडर द कर्व क्या है? एरिया अंडर द कर्व का मीनिंग क्या हुआ कि फर्स्ट वी हैड अ y वर्सेस x कर्व, जो यहां पे पहले से प्लॉटेड था, और उस y वर्सेस x कर्व के अंडर का जो एरिया है वो अपने को निकालना था। कर्व नीचे होगा तो भी उसको अंडर द कर्व, मतलब अंडर द क्या बोलते हैं, कर्व ही कह रहे हैं एरिया, लेकिन उस टाइम कर्व और एक्स एक्सिस के बीच में। क्यों एक्स एक्सिस? फिर से यहां dx है इसीलिए। अगर यहां dy होता तो मैं यही सारी कहानी y के रिस्पेक्ट में कर रहा होता। मतलब तब उस केस में क्या करता मैं? सुनना भाई, अगर वहां dy इज जस्ट अ वेरिएबल, जैसे वहां t r x कुछ भी ले यार, वेरिएबल ही तो है, मैं क्या इतना कंफ्यूज होना? ऑब्वियसली बात है, गेट एक्विंटेड, हैव पेशेंस फॉर इट। इतना जल्दी कैसे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं सब घुस जाए एकदम दिमाग में? तो मान ले मैं ये भी तो कर सकता था कि सर यहां गिरा के ये वाला एरिया निकाल के दो, वो देखना इधर ये वाला एरिया निकाल के दो, तो वहां पे आपका वेरिएबल क्या होता है? सोच, y। तो उस टाइम पे हम क्या लिखते? वहीं बाजू में लिख दूं छोटा सा, देख लेना उसको, मैं क्या लिख रहा हूं देख, इंटीग्रेशन ऑफ x dy। क्या लिखा मैंने? इंटीग्रेशन ऑफ x dy, यानी अपना किसके रिस्पेक्ट में, मतलब किसको इंटीग्रेट कर रहे हैं? x को। किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं? y। ठीक है, तो ये समझना बहुत जरूरी है कि जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं, एरिया अंडर द कर्व और उर मतलब उस एक्सिस के बीच में ही आएगा। उर ठीक, उस एक्सिस के बीच में ही आएगा। ओके, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए अब ये हुआ छोटा सा मतलब आपका इंट्रोडक्शन कि वी हैव कैलकुलेटेड द एरिया अंडर कर्व बाय यूजिंग द इंटीग्रल ऑपरेटर। क्या बोला मैंने? इंटीग्रल ऑपरेटर। इससे पहले क्या बोला था मैंने? डिफरेंशियल ऑपरेटर। नाउ आई एम सेइंग इंटीग्रल ऑपरेटर। तो इतनी कहानी हो गई, दिस वाज जस्ट द इंट्रोडक्शन। अब इसका जो नेक्स्ट लेक्चर होगा इंटीग्रेशन में, ठीक है, उसमें अपने बात करेंगे रूल्स एंड आइडेंटिटीज फॉर इंटीग्रेशन। एंड जस्ट ट्राई एंड अंडरस्टैंड फर्स्ट कि ये सिर्फ एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। अभी आप इतना जल्दी अगर इंटीग्रेशन से एक्वेंट हो गए तो मुझे रूल पढ़ाने का मतलब ही क्या है? वैसे भी ये टूल है, वी हैव टू मेमोराइज एट द एंड। आपने इस बात को अब तक डिफरेंशिएशन के लेक्चर देख के समझ लिया होगा कि एट द एंड तो मेमोराइज ही करना पड़ेगा, बट मेमोराइजेशन में अगर कुछ लॉजिक हो कि मिलता क्या है उससे, उसके पीछे का कारण क्या है इसको करने का, तो दिमाग और दिल दोनों साथ चलते हैं। नहीं तो सवाल में दिल दिमाग में आदमी जूझ रहा होता है और फिर बाद में आते हैं -1, बिकॉज यू नॉट बी एबल टू टेक अ प्रॉपर डिसीजन अबाउट दैट क्वेश्चन विच हैज बीन आस्क्ड यू। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसका मतलब अब मैं इतनी बात मैंने कर ली, सीधा अब मैं सुनना क्या बोलने वाला हूं, ज्यादा ज्ञान नहीं, अब सीधा लेक्चर का एकदम एंड पॉइंट है ये, सुनना इसको। हाँ, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, दिस वाज द कर्व, एंड इस कर्व में ओरिजिन हो गया ये तो अपना,
ठीक है, अब यहां तक का मुझे एरिया चाहिए, लेट्स से ये वाला एरिया चाहिए अपने को, ये वाला एरिया कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब ये जो एरिया निकालना है, सिंपल, द एरिया अंडर द कर्व, लेट्स से किस तरह से उसको मैं लिख रहा हूं। अब उसको लिखने का तरीका, जैसे मैंने आपको dy बाई डी एक्स क्या होता है, d2y बाई डी एक्स, मतलब हर चीज क्या है। अब देखो वही वाली बात है, छोटा बालक उसे सेंटेंस तक जाएगा, वो कैसे जाएगा, इसी तरीके से। तो अभी आप वो छोटे बालक को जिसको आ उ ई करना सिखा रहे हैं कि रैंडमली मुंह से कुछ भी बोल, पहले डर मत। वो डरने में, परफेक्शन की इच्छा में वहां नहीं पहुंच पाएंगे जो सिखाना है। तो अभी एकदम वल्नरेबल स्टेट में रहो। आपकी एंट्रोपी, सॉरी, अभी उस लेवल, मतलब अगर ये पढ़ चुके हैं तो अच्छी बात है। आपका रैंडमनेस जो होना चाहिए, उस रैंडमनेस को एक्सेप्ट करने के लिए यू मतलब आप इस पॉइंट पे शुड बी वेरी मच प्रिपेयर्ड, बिकॉज ये सब्जेक्ट ही ऐसा है। 10वीं क्लास की तरह यू कैन नॉट एक्सपेक्ट दी कंटिन्यूम, जो एकदम होता है ना, एकदम ऐसा ये जिंदगी, ये नहीं, फिजिक्स ये है भाई, कभी कभी तो ये ठीक है। तो उस बात को समझ पहले, एंड बी प्रिपेयर्ड। ये स्ट्रॉन्ग कर, ये स्ट्रॉन्ग कर खूब, ऐसे मार मार के नहीं, ठीक है, बट स्ट्रॉन्ग कर उसको, साइकोलॉजिकली स्ट्रॉन्ग कर। अच्छा, अब अगर मुझे एरिया निकालना है तो मैंने इतना डिस्कशन कर लिया, डायरेक्ट लिख सकता हूं, द एरिया अंडर कर्व, एरिया अंडर द कर्व विल बी रिप्रेजेंटेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ y dx। ठीक है, और ये क्या है, ये कौन सा सिंबल है, यही है इंटीग्रेशन। और इसको पढ़ना कैसे है, तो बोलेंगे इंटीग्रेशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। क्या बोला, इंटीग्रेशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। क्या बोलेंगे भाई, इंटीग्रेशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। जैसे dy बाई dx क्या था, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। रफली लिख रहा हूं इसलिए जल्दी लिख रहा हूं, ठीक है। ये डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट, और वो क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। अच्छा, अब क्योंकि y और x के बीच में कुछ फंक्शन होगा, अरे जैसे उसमें नहीं करते थे, तो वो आपके डिफरेंशिएशन में कि निकालना dy बाई dx और y की जगह पे क्या उठा के रख देते थे, फंक्शन को। वैसे यहां पे भी करेंगे, फंक्शन दिया हुआ है, मैथ्स है ये, पूरी मैथमेटिकल तरीके से जाएंगे। तो वो जो इंटीग्रेशन ऑफ y dx लिखा हुआ है, उसकी जगह y की जगह लिख दे f ऑफ x dx, जैसे वहां स्टार्ट किया था कि जिसका फंक्शन उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। शुरुआत वैसे ही की थी, फिर वो गए थे स्पेशल केस और वो सब पे, वो तो बाद में आएगा ना, बहुत बाद में आएगा ना। अब 2 लेक्चर पहले उससे इक्वेंट करवाया ना पहले, कि वो dx dx dx, तब जाके वहां आया था, t के रिस्पेक्ट में कर दिया स्पेशल केस बना के। तो यहां पे अब यही ये जो लिखा हुआ है, दिस इज व्हाट आर इंटीग्रेशन इज, एंड इससे एक नया फंक्शन पैदा होगा, कैपिटल f ऑफ x प्लस c, विच इज कॉल्ड एज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। एक नया फंक्शन, जैसे डिफरेंशिएट करने पे एक नया फंक्शन मिलता है, वैसे ही इंटीग्रेट करने पे एक नया फंक्शन मिलेगा। मेक सेंस और नॉट, समझिएगा इस बात को, ठीक। तो दिस वाज जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ आपका क्या है इंटीग्रेशन। इट गिव्स अस एरिया अंडर द कर्व। क्या रिप्रेजेंट करता है, वही समेशन वाली चीज है, समेशन ही कर रहे हैं, बट क्योंकि अब चीजें इतनी ज्यादा हैं, इतनी सारी हैं कि वी कैन नॉट डायरेक्टली ऐड देम। इट्स लाइक दिस, कि अगर मान लीजिए ये पेन है, इस पेन के मैं 10 टुकड़े करूं और बोलूं कि इस पेन को जोड़कर, यानी उन 10 पीसेस को जोड़कर फिर से पेन बनाना है, नॉट लिटरली पेन बन जाएगा, बट रख के उस शेप में लाना है। तो आप 10 पीसेस को 1 2 3 4 ऐसे करके रख देंगे, 10 चीजें, इसको बोलेंगे डिस्क्रीट वेरिएबल्स। क्या बोलेंगे भाई, डिस्क्रीट वेरिएबल्स। व्हाट वी विल कॉलिंग देम, डिस्क्रीट वेरिएबल्स। ये डिस्क्रीट वेरिएबल है, ठीक है। अब मान लो मैं तुमको बोलूं कि इस पेन के इनफाइनाइट पीसेस कर दो, यानी वो देखा है वो मतलब क्या बोलते, चीनी तो फिर भी बड़ी हो जाएगी, ठीक है, नमक, ठीक है, या काला नमक होता है ना एकदम पाउडर फॉर्म में, या ठीक, उस तरीके से इस पेन के पीसेस कर दिए। जस्ट थिंक, उस तरह से इस पेन के पीसेस कर दिए। अब मैं बोलूं इसकी टोटल लेंथ निकाल, मतलब उसको फिर से अरेंज कर वैसे ही, तो इट्स लाइक इम्पॉसिबल टू डू दैट। व्हाई, बिकॉज यू हैव इनफाइनाइट पीसेस। तो जब कोई ऐसी चीज होगी तो डोंट गो बाय दैट अप्रोच कि अच्छा वो बिखेर दो। अब वो लाखों करोड़ों अरबों मतलब बिलियंस ट्रिलियंस गजिलियन उन पीसेस को लाके एक एक रख रहा है आदमी, जिंदगी बीत जाएगी वो पेन बनाने में। लाइफ का वही टारगेट बचेगा बस। दैट्स द ओनली पर्पस ऑफ योर लाइफ, टू मेक दैट पेन फ्रॉम दोस पीसेस which are infinite in number. So उसके लिए क्या तरीका हुआ, टेक दिस अप्रोच। और उसको कैसे परफॉर्म करते हैं वही मुझे सिखाना है। तो नेक्स्ट लेक्चर विल बी सफिशिएंट इनफ टू कंप्लीट इंटीग्रेशन, विल बी स्टार्टिंग एंड एंडिंग, बिकॉज डिफरेंशिएशन जितना यहां पर कंटेंट नहीं है, इंटीग्रेशन उतना नहीं होता, क्योंकि उसके इतने सारे वेरिएशंस नहीं होते, ठीक है। और एक बात मैं फिर से बोल देता हूं, मैंने डिफरेंशिएशन में जिन फंक्शंस का डिफरेंशिएशन अभी नहीं बताया, जैसे log x ln x, इस तरह के फंक्शन लॉगरिथमिक इक्का दुक्का और हैं, उनके बारे में मिसलेनियस में डिस्कशन होगा, बिकॉज बाय दैट टाइम विल बी कंप्लीटिंग दी लॉगरिथमिक प्रॉपर्टीज एंड फ्यू प्रॉपर्टीज ऑफ फंक्शंस अभी तक बाकी हैं। तो वो मैथमेटिकल टूल के अंदर एवरीथिंग विल बी टेकन, डोंट वरी, दैट्स व्हाई आई हैव टेकन मिसलेनियस, सो दैट सारे लेक्चर को एक बार मैं देख लूं, एक बार मैं गो थ्रू करूं, और कोई पॉइंट फिर भी बच जाए तो मिसलेनियस के नाम पे डाल के मैं दूंगा।
डोंट वरी, एवरी पॉइंट विल बी टेकन. माय बेसिस इज नॉट जस्ट कि मुझे मैथ्स में क्या अच्छा लगता है या क्या पढ़ा के आप मतलब आपके सामने शोबाजी करनी है. मुझे सिर्फ ये पता है कि उतनी मैथ्स बच्चे को आनी चाहिए जिससे बोर्ड एग्जाम एनसीईआरटी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम नीट और मेंस, मैंने बोला ना एडवांस इज नॉट समथिंग विच यू टीच. वो बच्चा किस मोटिवेशन से उसके पीछे पड़ा हुआ है ना, उस पे भी क्या, उस पे ही डिपेंड करता है. दैट्स व्हाट एडवांस इज. सो मैं उस सब्जेक्ट को वहां तक लेके जाऊंगा, मेंस तक लेके जाएंगे, और फिर एडवांस के लिए विल बी हैविंग डिफरेंट लेक्चर्स. डोंट वरी, आई विल बी प्रिपेयरिंग देम. ओके. और वैसे भी कंटेंट प्रिपेयर लेवल बाय लेवल होता है. ठीक, चलिए. तो इस बात को ध्यान में रखते हुए नेक्स्ट क्लास में विल बी स्टार्टिंग विथ रूल्स एंड आइडेंटिटीज ऑफ इंटीग्रेशन, इन विच वन बाय वन विल बी सीइंग कि किस तरह से जैसे डिफरेंशिएशन होता था फंक्शंस का, आइडेंटिटीज थी, रूल्स थे, और उसका लास्ट में एप्लीकेशन था, वैसे यहां पे भी अपन करेंगे. और जैसे ही स्ट्रेट लाइन स्टार्ट होगा, डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी कनेक्टेड. मेरा पर्पस ये है मैथमेटिकल टूल पूरा खत्म करूं, या उतना खत्म करके कि स्ट्रेट लाइन जब शुरू करूं तो बच्चा कनेक्ट कर ले. ठीक, वो देखते हैं, वो बाय द टाइम विल सी. बट हर चीज को क्रिटिकली कंसिडर करना बहुत जरूरी है. एंड एक बात मैं लास्ट में बोल के जाता हूं, बी कंसिस्टेंट. एक दिन में दुनिया में आग लगा देंगे, ऐसी पढ़ाई हो जाए एकदम कि पन्ने ही जल गए, एकदम पेन लिखा और फाड़ के पीछे निकल गए दूसरे पन्ने साइड पर. यह तरीका नहीं है पढ़ाई का. बी कंसिस्टेंट, स्मॉल पीसेस, बी कंसिस्टेंट. बोरियत नहीं होगी, पढ़ाई अननेसेसरी चीज बहुत ज्यादा बर्डन कर रही है ऐसा नहीं फील होगा, एंड यू विल बी एबल टू डू इट डे बाय डे. और आपको यकीन नहीं होगा कि वो बेसिक काम इनपुट के फॉर्म में देने से यू विल बी रीचिंग टू अ पॉइंट जो आप खुद देखकर चौंक जाएंगे. ठीक, बिकॉज ये मैं अपने खुद के एग्जाम प्रिपरेशन के मोड से नहीं कह रहा हूं, दिस आई हैव लर्नड फ्रॉम मेनी पीपल. अगर ये मेरा ओन एक्सपीरियंस होता और वो मैं शेयर करता तो वो सही चीज नहीं है. बिकॉज अ टीचर शुड हैव अ जनरलाइज्ड ओपिनियन अबाउट हाउ टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ अ स्टूडेंट. एक स्टूडेंट के अंदर सबसे बेस्ट कैपेबिलिटी जरूरी नहीं दूसरे के साथ, दूसरे बच्चे में भी वही सेम वैसी ही हो, और वही तरीका हो उसको निकालने का. ये आपके ऊपर डिपेंड करता है. तो इट्स प्रिपरेशन इज ऑल अबाउट ट्रायल एंड एरर. डोंट कॉपी एनीवन, ट्रायल एंड एरर में लगे रहे. ये सब्जेक्ट भी वैसा ही है. चलिए, इस नोट पे लेट्स एंड दिस लेक्चर, एंड नेक्स्ट लेक्चर में विल बी स्टार्टिंग विथ रूल्स एंड आइडेंटिटीज फॉर इंटीग्रेशन. बाय दैट टाइम विल बी एबल टू इंटीग्रेट फंक्शंस. थैंक यू वेरी मच.